अस्सलाम वालेकुम नावल रीडर्स, कैसे हैं आप सब। बहुत सख्त गर्मी है और इस गर्मी में आपके लिए नावल लेके आना। अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें ताकि हमें भी हौसला मिले कि आप हमें सुन रहे हैं और हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। और मैं दुआ करती हूँ कि मेरे रीडर्स बहुत अच्छे रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं जो नावल लेकर आई हूँ वो इब्न अब्दुल्ला की कलम से लिखा गया है मंतशा। मैं फ़र्स्ट टाइम इसे पढ़ने लगी हूँ, मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा है। मिलकर सुनते हैं, मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिए और फिर बताएंगे कि इसमें क्या लिखा है। चलते हैं नावल की जानिब। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके, ताकि हम अच्छे अच्छे नावल्स आपके लिए लाते रहें। इंतसाब। हर उस लड़की के नाम जो बेटी होने कर्ज कुछ यूँ चुकाती है कि ताउम्र नफ़रतों का जहर अपनी नस नस में उतार कर मुस्कुराती है। पेशे लफ्ज़। मैंने सोचा था मंतशा की कहानी को तवील लिखूंगा, पर उसे लिखते हुए मुझे मंतशा की बेबसी पर रहम आया। मेरे जहन में वो तमाम लड़कियां घूमने लगी जिनको अपने नफ़रत का जहर पिलाकर मारते हैं। मौत कोई भी हो वो दर्दनाक होती है, किसी की भी हो वो इंसान को सोगवार कर देती है। कुछ कहानियाँ बड़ी कॉमन होती हैं, वो हम सब की एक सी होती हैं। बस कुछ लोगों की कहानियों का अंजाम खुशगवार होता है। जब मैं कोई ऐसी सच्ची कहानी लिखता हूँ तो ठिठक सा जाता हूँ और सोचता हूँ कि हम सब नॉवेल्स के इतने शौकीन क्यों होते हैं। शायद इसलिए कि हम सब अंदर से टूट फूट का शिकार हैं। हम उस इमारत की तरह हैं जो बाहर से अजीम और शान और खूबसूरत नज़र आती है, पर अंदर से शिकस्त और रिख्त का शिकार होती है। कहा जाता है कि लिखने वाले जो ज़िंदगी में हासिल नहीं कर सकते हैं वो अपनी कहानियों में लिखकर हासिल करते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता, पर इस सच्चाई से किसी को शायद इनकार ना हो। किताबों की दुनिया में हम वो तलाश करते हैं जिससे महरूम होते हैं। कहानी चाहे जितनी भी दुख भरी हो, नॉवेल्स में चाहे कितने भी दर्द हों, अंजाम में सब अच्छा होता है। और हम भी शायद कहीं ना कहीं उस अंजाम को अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं। नॉवेल्स की परफेक्ट ज़िंदगी हमें वक्ती तौर पर अपने दुखों से गाफिल कर देती है। शायद यही फैंटेसी की दुनिया है जहाँ हर चीज़ मुकम्मल होती है, हर चीज़ बिलाखिर हम हासिल कर लेते हैं, हर पसंदीदा चीज़ हमारी दस्तरस में होती है। शायद इसलिए हम नॉवेल्स की दुनिया में जीना चाहते हैं। हम उन किरदारों को अपने इर्द गिर्द सांस लेता हुआ महसूस करते हैं। जब उमर जहांगीर मरता है, जब डीजे मरती है, तो हम सब उसके लिए पैरों रोते हैं। हफ्ता हफ्ता हम उनके गम को अपने सीनों में महसूस करते हैं। ऐसे जब किसी नावल की, किसी कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है तो हम उस तरह से खिल उठते हैं। वो खुशी हमारे दिलों को किसी अज़ली सच्चाई की तरह अपनी लपेट में लेती है। पर मैं अक्सर एक चीज़ नोट करता हूँ कि जब हमारी ज़िंदगी में कोई मरता है या किसी को हम मरता देखते हैं तो इतना गम महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का दुख, उनकी उम्र भर की मुशक्क़तें और स्ट्रगल्स हमारी निगाहों से ओझल होती हैं। हमें बस उनकी मौत दिखाई देती है। हम किसी की मौत को महज एक हादसा या एक ख़बर समझकर भुला देते हैं। क्यों ना हम नॉवेल्स जैसे हकीकी दुनिया में भी लोगों का दुख महसूस करें, उनकी खुशियों पर खुश हों और उनके दुखों में शराकत दारी को कबूल करें। एक तसल्ली आमेज़ बात और एक खुशी पर किसी को मुबारकबाद देने जैसे अमल को हम अगर अपने आप पर लागू करें तो मुझे उम्मीद है कि हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है। हर वो किरदार जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है और नफ़रत का शिकार है, उसे आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। शायद इस माशरे को मोहब्बत की जितनी ज़रूरत आज है उतनी कभी नहीं है। बात को ख़त्म करते हुए बस इतना कहना चाहूँगा, आप दूसरों के साथ मोहब्बत भरे बर्ताव से अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ भर सकते हैं। अपनी चार सिमत नज़रें घुमाएं। मंतशा जैसे सैकड़ों और हज़ारों किरदार आपको नज़र आएंगे जो घुट घुट कर जीते हैं। उनका कांधा थपकें और उनके कान में सरगोशी करें। ज़िंदगी खूबसूरत है, हम आपके साथ हैं और हमारी तवज्जो, वक्त और मोहब्बत आपके साथ हैं। आपकी इस बात से बहुत से लोग जी उठेंगे और ये आपका माशरा बहुत बड़ा एहसान होगा। हद्दे निगाह फैला हुआ सहरा था और उसकी हालतें इंतहाई ख़राब थी। प्यास की शिद्दत से निढाल और पाँव तपती हुई रेत ने छालों से भर डाले थे। सूरज आग बरसा रहा था और वह पानी की तलाश में भागी चली जा रही थी, पर न पानी था न कहीं कोई नखलिस्तान। भागते भागते वो औंधे मुँह गिरी थी। रेत के ज़रों ने उसकी आंखों को भर दिया था। उसने उठने की कोशिश की और फिर वापस गिरी। या खुदा,
उसने कराहते हुए कहा। उसकी आंखें रेत की वजह से नम आलूद हुई थीं, पर उस तपते हुए सहरा में उस नमी की हकीकत की सी थी जो चंद लम्हों में वक्त का सहरा चाट जाता है। उसने अपने थके वजूद को एक आखिरी बार उठाया। उसे दूर कुछ रेत के टेले दिखाई दिए थे। शायद उनके पीछे कोई नखलिस्तान हो या पानी। उसके दिल में उम्मीद जागी थी। उसने अपनी बची खुची ताकत इकट्ठी की और उन टीलों की तरफ लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ चलने लगी। कुछ देर में वो उन टीलों के पास पहुंच चुकी थी। अपनी दम तोड़ती हुई सांसों को संभालते हुए एक टीले के ऊपर चढ़ने लगी। ऊपर पहुंचकर उसने अपनी आंखों को मसला और दूसरी तरफ देखा। कुछ दरख्तों के खदोखाल उसकी थकी हुई आंखों में नमूदार हुए थे। वो यकीनन कोई नखलिस्तान था। शायद वहाँ पानी और छाँव तो थी। उम्मीद की किरण नज़र आते ही उसने अपनी तारीख होती हुई ज़िंदगी में एक तवानाई को महसूस किया। अब मैं बच जाऊंगी, उसने सोचा और टीले से उतरकर दीवानावार उस नखलिस्तान की तरफ भागी। भागते भागते वो उस जगह पहुंच चुकी थी, पर आगे कुछ सहराई कांटेदार झाड़ियाँ थी। उम्मीद के ख़त्म होते ही उसके बदन की सारी ताकत जवाब दे गई। या खुदा रहम, वो चिल्लाई। अचानक सहरा में हवा ने शिद्दत पकड़ी और आंधी की शक्ल इख्तियार करने लगी। रेत के ज़र्रे हवा की शिद्दत के साथ उनके माथे से टकराने लगे। उससे कुछ दूर ही एक सहराई बगुला उठा जो तेज़ी से उसकी तरफ आ रहा था। उसने जबली फितरत के तहत कोई महफूज पनाहगाह के लिए निगाहें दौड़ाई, पर तेज़ हवा में उड़ती हुई रेत ने हर मंजर को छुपा दिया था। वह बगुला उसकी सिमत आते हुए एक भंवर की शक्ल इख्तियार कर चुका था। उसे सहरा में आने वाले रेत के तूफ़ानों से मुतल्लिक सुनी हुई बातें याद आईं। उस तूफ़ान में उसकी ज़िंदगी की शमा भी आज बुझने वाली थी। या खुदा रहम, उसने तीसरी मर्तबा पुकारा और फिर शिकस्त खुर्दासी होकर नीचे गिरी। रेत का तूफ़ान उसे निकलने के लिए तेज़ी से उसकी सिमत बढ़ रहा था। उसने आंखें बंद कर ली। अचानक घोड़े की हनहनाहट की आवाज़ पर उसने आंखें खोली। एक सफ़ेद घोड़सवार उस बगुले की दाईं तरफ से नमूदार हुआ था, जिसने मुंह पर काले रंग का कपड़ा लिपेटा हुआ था। तूफ़ान और घड़सवार तेज़ी से उसकी तरफ भागे चले आ रहे थे। हवा के रेत झोंके के साथ काफ़ी मिकदार में रेत उसकी आंखों में घुसी और वो अंधों की तरह हो गई। मैं आज नहीं बचूंगी, उसने दिल में सोचा और औंधे में गिर गई। आखिरी एहसास ज़िंदगी हार देने का था। सुबह की अजानों का वक्त, जब तैमूर विला में एक नन्ही मेहमान की आमद हुई और तैमूर यज़दानी और उनकी माँ के अरमानों पर ओस पड़ गई। जब उन्हें पता चला कि दूसरी बार भी बेटी पैदा हुई है। तैमूर यज़दानी और उनकी माँ दोनों ही बेटी के ख्वाहिशमंद थे। बाकी ख़ानदान के भी उनसे मिलते जुलते जज्बात थे। खैर, नन्ही मेहमान को ख़ानदानी रवायत के मुताबिक आब ज़मज़म में मिली शहद की घुट्टी दी गई और ठीक उसी वक्त करीब की मस्जिद से फजर की पहली अजान शुरू हुई। इस बाबरकत वक्त में उस नन्ही परी की आमद किसी को भी शायद पसंद न आई थी, सिवाय उसकी माँ आयशा को। जब सुबह का वक्त सबको इत्ला मिल चुकी थी, आयशा के यहाँ दूसरी बेटी पैदा हुई है। अहलो याल से लेकर मोहल्ले की ख़ातीन तक सभी तैमूर विला में इकट्ठे हो चुके थे। आयशा बेगम की खैर खैरियत दरियाफ्त करते हुए वो सब उसे मुबारकबाद दे रहे थे, पर आयशी बेगम ने महसूस किया जैसे वो सब उसे पुरसा देने इकट्ठे हुए हैं। सबका सर दर्द ये आयशा को खाए जा रहा था। दिन गुजरते गए और आयशा बेगम ने महसूस कर लिया कि उसके अलावा और किसी को उस नन्ही मेहमान में कोई दिलचस्पी नहीं है। न किसी ने उसे प्यार से उठाया, ना ही किसी ने उसका नाम तजवीज़ करने की कोशिश की। आयशा बेगम ने खुद ही सोचते सोचते उसका नाम मंतशा रखा। उसकी पैदाइश के हिसाब से शायद यही नाम उसका होना चाहिए था। अब उस नन्ही सी जान का एक नाम था, मंतशा। गुज़श्ता शब के ख्वाब ने मंतशा को बुरी तरह डराया था। जब वो जागी तो उसका बदन पसीने से शराबूर था। वो बिस्तर पर लेटी अपने ख्वाब के मुतल्लिक ही सोच रही थी। जाने उस ख्वाब की ताबीर क्या होगी, और वो घड़सवार जाने वो कौन था और कहाँ से आया था, और पता नहीं वो उसे उस खूनी तूफ़ान से बचा सका था या नहीं। अगर नहीं बचा सका था तो क्या वो मर गई थी? मौत के ख्याल से उसने झुर्री सी ली। नहीं, उसने यकीनन मुझे बचा लिया होगा। वो मेरे काफ़ी करीब पहुंच चुका था, उसने खुद को तसल्ली दी। पर वो कौन था? वो सोच रही थी। कोई सहराई लुटेरा। एक ख्याल उसे आया और साथ ही उसे लुटेरों की संगदिली के किस्से याद आए। नहीं, वो लुटेरा नहीं हो सकता है। भला कोई लुटेरा उस तूफ़ान में उसे बचाने क्यों आता? इतने ख़तरनाक तूफ़ान में सब अपनी फ़िक्र करते हैं। उसने खुद ही अपने ख्याल में रद्द किया। मंतशा, उठो, यूनिवर्सिटी से देर हो जाएगी। दरवाज़ा खोलकर उसकी बड़ी बहन ईमान ने कहा तो वो उठ बैठी।
यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी करते हुए भी उसका दिमाग उस घड़सवार पर उलझा था। जाने वो कौन था और वो उससे बचा सका था या नहीं। मंतशा का बचपन बाप और दादी की हकारत और गम और गुस्से की नज़र हो गया था। उसकी माँ आयशा उसके लिए घनी छाँव की तरह थी, जो सारी नफ़रतों की धूप खुद पर रोके हुए थी। फजर छोटी सी उम्र में ही नफ़रत और मोहब्बत को पहचान गई थी। उसकी ख्वाहिश रही थी कि वो भी दीगर बच्चों की तरह अपने बाप से फरमाइश करे। स्कूल में लड़कियां अक्सर अपने बाबा के साथ जब आती तो मंतशा का छोटा सा दिल उनकी मोहब्बत देखकर दुखी हो जाता। जब लड़की अपनी दादी का बताती कि वो कैसे उससे मोहब्बत करती हैं और उन्हें रात को कहानियाँ सुनाती हैं, तो मंतशा का दिल भी दादी से कहानी सुनने को करता, पर उसकी दादी उसे देखती ही नहीं थी। जब फजर थोड़ी बड़ी हुई तो आयशा बेगम के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। तैमूर विला में खुशियाँ फैल गई। तैमूर यज़दानी ने पूरे विला को रोशनियों से सजा दिया और हर खास आम को बुलाया। हर तरफ मुबारकबाद की सदाएं गूंजने लगीं। वो मंतशा के शऊर की पहली खुशी थी जो इस घर में उसे मिली। उसे मिलने वाली नफ़रत और हकारत कदरे कम हुई थी, इस एजाज़ के पेश नज़र कि ये तो किस्मत वाली है कि उसके बाद बेटा हुआ। मंतशा इंतहाई ज़हीन लड़की थी, नाजुक सी और ख़ूबसूरत सी। वो सुनहरी सी लड़की थी जिसमें बहुत सारे अधूरे जज्बे थे, पर उसमें खुद एतमादी का इस हद तक फुकदान था कि वो अपनी सोच तो क्या, खुद अपने वजूद का पूरी तरह एहसास नहीं रखती थी। तैमूर विला में एक मेहमान आ रहा है रहने, ईमानों से बताया तो वो चौंकी। कौन मेहमान आ रहा है? वो गांव में बाबा की ज़मीन है ना, चचा खालिद, उसका बेटा है, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ इंटर्नशिप करने आ रहा है। ईमान ने तफसील दी तो मंतशा को हैरत हुई। और बाबा उसे तैमूर विला में रखने पर राज़ी हो गए? वो अपने बाप की अकड़ को खूब जानती थी, इसलिए उसे हैरत हो रही थी। अरे कहाँ राज़ी हुई, तुम तो जानती हो कि चचा हमारे रिश्तेदार हैं। दादों ने कहा कि बुरा लगता है कि वो किसी जगह कमरा ले, ये उनके ख़ानदानी वक़ार की मुनाफी बात है। वैसे भी वो लड़का सुना है काफ़ी ज़हीन है और बिज़नेस मैनेजमेंट को खूब समझता है। दादों ने कहा कि बाबा के काम आएगा, इस तरह वो मान गए। ना मानते पर दादी ने कहा कि छोटे चचा के बच्चों को और हलीमा खाला के बच्चों को वो ट्यूशन पढ़ाएगा। घर का बच्चा है, मसला भी नहीं होगा। यहाँ उसे कौन सा आला किस्म का रूम दिया जा रहा? लॉन के साथ वाला कमरा जो माली बाबा के लिए बनाया था उसमें रखेंगे। ईमान ने कहका लगाया। तो मतलब अपने मुनाफे के लिए ही उस पर मेहरबानी की जा रही है? मैं भी कहूँ कि इतनी नवाजिशें क्यों की जा रही हैं? मंतशा ने मुँह बनाया। बस करो, तुम तो हर वक्त जली भुनी बैठी रहती हो। सुना है बड़ा डैशिंग, नाम से तो प्यारा ही लगता है, रामिश। ईमान ने आंखें गोल घुमाई। ओहो, तभी मैं कहूँ मेरी बहन इतनी खुश क्यों है, मौसूफ गुड लुकिंग है। दफम, ऐसी भी कोई बात नहीं, मैंने तो वैसे ही कहा। ईमान ने उसे घूरा था। मंतशा हंसती। ईमान के जाने के बाद मंतशा दोबारा अपने ख्वाब के मुतालिक सोचने लगी, जिसकी ताबीर उसे समझ नहीं आ रही थी और वो किसी से पूछने से भी डरती थी कि जाने उसकी ताबीर का क्या हो। मंतशा के पास सब कुछ था, रुपये पैसे की कमी नहीं थी, पर कुछ कमियां दौलत से पूरी नहीं हो सकती। उसकी माँ उसका कुल जहाँ थी। बहन से उसकी दोस्ती थी, पर उसे अपनी बहन की अकड़ पसंद नहीं थी। भाई की पैदाइश के बाद तो जैसे सबको उससे नफ़रत करने के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती थी। वो अकेले रहना पसंद करती थी। दादी और बाप की बेरुखी की वजह से उसकी नफ्सियात में हसासियत और हठधर्मी पैदा हो रही थी, लेकिन इस बात का एहसास सिवाय उसकी माँ के अलावा और किसी को ना था। होता भी कैसे, उस पर किसी का ध्यान ही कहाँ जाता था। उसकी शख्सियत से बनने से पहले ही बिगड़ने लगी थी। स्कूल की पढ़ाई और असाज़ा की तरबियत में उसमें खुद एतमादी पैदा करने से कासिर रही। वो स्कूल में भी अकेली रहती थी। उसे अपना भाई पसंद था, पर उससे भी वो ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी। उसका अपना ही एक जहाँ था जिसमें वो रहती थी। वक्त के साथ साथ ये बेजान नफ़रतें और हकारतें उसके दिल और रूह में ऐसे शगाफ डाल रही थी जिसे आयशा बेगम चाहकर भी अपनी मोहब्बत से भर नहीं सकती थी। मंतशा के दो ही दोस्त थे, एक माँ और दूसरा अल्लाह, जिसे वो अपने दिल की हर बात करती थी। उसके अलावा सब उसके लिए अजनबी थे, यहाँ तक कि कभी कभी वो खुद को अपने आप पर से भी अजनबी महसूस करने लगती। बाबा, मैंने कहा था कि मैं कमरा ले लूँगा, पर ऐसे किसी का एहसान लेना ठीक नहीं। रामिश उलझा हुआ अपने बाप से मुखातिब था। उसे तैमूर विला में रहना मंजूर नहीं था। पुत्र, अभी तैमूर साहब ने कहा तो मैं इनकार नहीं कर सका।
उनको किसी गैर के घर तो नहीं जा रहा है। तैमूर यज़दानी तुम्हारे रिश्ते में चचा ही लगते हैं। रहने दे बाबा, जानता हूँ कितना रिश्ता निभाते हैं वो। ठीक से बात तक नहीं करते आपसे, दिमाग उनका 7वें आसमान पर रहता है। बाप की बात पर रामेश तल्ख हुआ था। अरे पुत्र, उनका मिजाज ही ऐसा है शुरू से। अल्लाह बख्शे उनके वालिद को, वो भी उनके इस मिजाज से बड़े तंग हुआ करते थे और अक्सर कहते थे तैमूर को अपने मिजाज में नर्म लाने की ज़रूरत है। तो दिल छोटा न कर, वो दिल के बुरी नहीं है। अब देख कैसे तुम्हारा ख्याल करके मुझे कहा रामेश को तैमूर विला में रहने के लिए भेजो। मेरा इतना बड़ा घर है और वो किसी होटल में रुके, ये ठीक बात नहीं है। जावेद अली उनकी साइड ले रहे थे। खैर, उनकी इस मेहरबानी की वजह भी कोई होगी जो वहाँ जाकर पता चलेगी। आपकी बात ना होती तो मैं कभी वहाँ रहने ना जाता। एक तो इंटर्नशिप भी उनके शहर में मिली, वरना जहाँ से तालीम मुकम्मल की थी वहाँ मिल जाते तो मसला ही ना होता। रामेश ने सोचते हुए कहा, अच्छा मेरा पुत्र, अब ज़्यादा फिक्रें ना पाल, रब साईं सब अच्छा करेगा। तू बस जाने की तैयारी कर, मैं ज़रा खेतों का चक्कर लगाऊँ। अपना ख्याल रखना पुत्र। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, कोशिश करना कि उनको तुमसे शिकायत ही ना हो। तेरे बाबा की बड़ी इज्जत है उनकी नज़र में। जावेद अली के जाने के बाद उसकी माँ ने फ़िक्रमंद लहजे में कहा तो रामेश माँ का हाथ पकड़कर बैठ गया। कैसी बातें करती हो माँ? क्या अपनी तरबियत और अपने बेटे पर शक है? नहीं पुत्र, माँ हूँ ना, तो ऐसी बातें करती हूँ, वरना मुझे खुद से ज़्यादा तुझ पर भरोसा है। रामेश के सर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने मोहब्बत से कहा, अच्छा अब उठ, हाथ धो ले, आज तेरी पसंद की बिरयानी बनाई है। तेरे बाबा तो खेतों से अब देर से लौटेंगे, तू खाना खा ले। ठीक है माँ। रामेश हाथ धोने उठा तो उसकी माँ दोबारा बोली, तुम्हारे कपड़े बैग में रखे हैं, खाना खाकर देख लेना। रामेश ने सर हिलाया। वो तैमूर विला में जाना नहीं चाहता था, पर बाप के हाथों मजबूर हो चुका था। उसे तैमूर यज़दानी एक आंख नहीं भाते थे। मंतशा की बहन ईमान शुरू से ही दादी के बहुत करीब थी और उसका भाई, वो तो सबकी आंखों का तारा था। फजर उन सब में अकेलापन महसूस करती थी। दादी और फुप्पो की बातें उसे बड़ी शिद्दत से चुभती थी। उन बातों की वजह से उसकी शख्सियत में बड़ी कमियां पैदा होने लगी थी, जिन्हें उसकी माँ कोशिश कर कई सबसे छुपाए रखती थी। मंतशा की रूटीन सादा सी थी। सुबह स्कूल जाती और वापस आकर कारी साहब से कुरान पढ़ने चली जाती। वहाँ से वापसी पर पढ़ाई और फिर अपनी गुड़िया को लेकर खाली छत पर बातें करना। गुड़िया की बाद उसके बस 2 ही दोस्त थे, एक उसकी माँ और दूसरा अल्लाह, जिसे वो सवाल करती थी। खुद ही सवाल करती और खुद ही उनके जवाबात की तलाश में अपने अंदर घूमती रहती। उसकी मुख्तसर सी दुनिया थी जिसमें महरूमियाँ और ढेर सारे सवालात थे। वो अपने अंदर की भूल भुलैयों में गुम रहती थी। उसे जाने किसकी तलाश थी वो खुद नहीं जानती थी। समंदर में तूफ़ान बरपा था, तेज़ हवाओं ने लहरों को तलातुम बख्श दिया था। वो एक छोटी सी कश्ती पर थी जो उस तूफ़ान के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती थी। तेज़ बारिश में वो मुकम्मल तौर पर भीग चुकी थी और उसके हाथों में चप्पू चलाने की वजह से छाले पड़ चुके थे। एक तेज़ लहर ने कश्ती को ऊपर उठाया था। उसके मुंह से चीख निकली जो तेज़ हवा और पानी के उस तूफान में दब गई। कश्ती को लहर ने बुरी तरह पटका था। एक शदीद धचके से वो कश्ती से बाहर जा गिरी। पानी ने लम्हों में उसे अपनी आगोश में दबा दिया। वो नीचे की तरफ सफ़र कर रही थी और उसकी सांस घुटने लगी थी। उसने अपने बदन को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए शिद्दत से हाथ पांव मारे थे। उसकी ये कोशिश कामयाब हुई, पर वो अब सतह आब पर थी। उसकी कश्ती तेज़ी से पानी में बहते हुए उससे दूर जा रही थी। वो कश्ती उसकी जान बचा सकती थी या नहीं, पर डूबते हुए को तिनके का सहारा। वो तेज़ी से कश्ती की तरफ तैरने लगी थी। तेज़ हवाओं और उठती लहरों में कश्ती उसकी रफ्तार से ज़्यादा तेज़ी से दूर होती जा रही थी, पर वो हार नहीं मान सकती थी। उसने अपने बाजुओं में तेज़ी लाई और समंदर का सीना चीरते हुए अपनी कश्ती की तरफ तैरने लगी। मौत के खौफ ने उसके बाजुओं में जैसे कोई मशीन लगा दी थी। करवटें बदलती हुई तूफ़ानी लहरें उसने निकलने के लिए बेचैन थी, पर वो अपनी बका के लिए लड़ रही थी। कुछ देर में वो अपनी छोटी सी कश्ती तक पहुंच चुकी थी। अब वो कश्ती में औंधे मुँह गिरी सांस खा रही थी। पानी काफ़ी मिकदार में उसके अंदर चला गया था और उसे लग रहा था जैसे उसके फेफड़ों में पानी उतर चुका है। बारिश जोर पकड़ चुकी थी और समंदर का मुहीब सन्नाटा उस वक्त चिंगाड़ती हुई हवा ने तार तार कर रखा था। वो उठ बैठी थी। दूर से उसे किसी साहिली लाइट हाउस की नीली घूमती हुई रोशनियां नजर आईं। वो रोशनी उम्मीद की थी। कश्ती का चप्पू समंदर में गायब हो चुका था। उसके पास कश्ती को अपनी मंजिल की सिमत ले जाने का कोई हल नहीं था। वो पूरी तरह लहरों और हवाओं के रहमो करम पर थी।
शायद कुदरत उस पर मेहरबान थी और उसके नसीब में कुछ मज़ीद सांसें बची हुई थी, इसलिए लहरें उसकी कश्ती को उस लाइट की तरफ ही हाँक कर ले जा रही थी। अब धुंध में से सफ़ेद लाइट हाउस का शबी उभर कर उसकी आंखों में फैल चुकी थी। लाइट हाउस पर कोई खड़ा था। हेल्प मी, मंतशा चिल्लाई थी, पर उसकी आवाज़ समंदर के शोर में डूब चुकी थी। अचानक मंतशा ने पीछे की तरफ से कश्ती को धचका लगते महसूस किया। वो पलटी। कुछ दूर से एक तूफ़ानी लहर पैदा हो रही थी जो कम से कम 20 से 30 फुट ऊंची थी। ओ खुदाया, वो शिद्दत से चिल्लाई थी। ए सुनो, ए हेल्प मी, वो चिल्लाने लगी थी। अचानक उसने महसूस किया लाइट हाउस पर खड़ा आदमी चौंका है। वो अब उस तूफ़ानी लहर को देख रहा। उसकी नज़र मंतशा पर शायद नहीं गई थी। ए हेल्प मी, मंतशा ने हाथ हिलाए थे। वो लहर अब पूरी शिद्दत से साहिल की तरफ सफ़र कर रही थी। कश्ती की रफ्तार उसके दबाव से तेज़ हो चुकी थी, पर उस लहर की रफ्तार उससे कहीं काफ़ी ज़्यादा थी। ओ मेरे खुदा, मुझ पर रहम कर, मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहती। वो रोने लगी थी। साहिल पर उभरी चट्टानें उसके वजूद को पाश पाश करने के लिए बेचैन थी और पीछे लहर किसी भयानक अजदहे की तरह उसे निगलने के लिए तेज़ी से उसकी तरफ आ रही थी। उसने आखिरी बार लाइट हाउस की तरफ देखकर हेल्प मी की आवाज़ लगाई थी। शायद इस बार वहाँ खड़े बंदे ने उसकी आवाज़ को सुना था, जो कि नामुमकिन था क्योंकि हवा और समंदर का शोर उसकी आवाज़ से 1000 गुना ज़्यादा था। पर वो जो कोई भी था, उसने मंतशा को देख लिया था। मंतशा ने पीछे मुड़कर देखा। लहर उसके सर पर पहुँच चुकी थी। उसने आखिरी नज़र लाइट हाउस पर खड़े बंदे को देखा। जब लहर ने उसकी कश्ती को कई फुट ऊपर उछाला तो मंतशा ने आखिरी चीख मारी। मौत सर पर खड़ी थी। जब लहर ने उसके वजूद को अपने खूनी शिकंजे में जकड़ा तो मंतशा ने उस बंदे को लाइट हाउस पर से नीचे छलांग मारते हुए देखा। हैरत का आखिरी एहसास उसके दिमाग में पैदा हुआ कि कोई ऐसे उसे जाने बिना अपनी जान को इतने बड़े खतरे में कैसे डाल सकता है। दूसरे ही लम्हे वो उस लहर में घूमती समंदर की छाती पर गिरी और तेज़ी से नीचे जाने लगी। मौत तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें और मुंह पानी से भर चुके थे। वो बहुत बुरी मौत मरने वाली थी। आज सब लूडो खेल रहे थे और वो उनसे अलग लॉन की तरफ खुलने वाली खिड़की के पास बैठी थी। तारा बेगम भी वहाँ थी, जो उसके भाई की तरफ थी। अरे अरे, ये गोटी मत चलाओ मोहसिन, इसे उड़ा देगा। उसके भाई ने गोटी चलानी चाहिए तो तारा बेगम ने उसे रोका। दादो, दूसरी चलाई तो ईमान उसे उड़ा देगी, अरसलान ने मुँह बना कर कहा था। अरे उसकी फ़िक्र मत करो, अपनों के हाथों मरने से कुछ नहीं होता, तारा बेगम ने कपकपाती आवाज़ में कहा तो ईमान बोली। क्यों दादो, मर गया बंदा तो फिर क्या अपना पुराया? ऐसा नहीं है, अपने जब मारते हैं तो कम से कम मारकर छाँव में तो डाल देते हैं। मंतशा अपनी दादी की बात सुनकर मुस्कुराए। कभी कभी अपने गैरों से ज़्यादा बुरी मौत देते हैं। मंतशा की बात पर तारा बेगम ने उसे घूरा। बड़ी बेगम, रामिश साहब आए हैं, एक नौकरानी ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा तो सब दरवाजे की तरफ देखने लगे। अच्छा, अंदर लाओ, उसे बाहर क्यों खड़ा कर दिया है उसे? तारा बेगम ने नौकरानी को डांटा तो वो वापस पलटी। कुछ देर बाद रामिश कमरे में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम दादो, उसने दाखिल होते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, कितने बड़े हो गए हो। जब जावेद के साथ पहली बार आए थे तो कितने छोटे थे। दादी ने रामिश के सर पर हाथ फेरते हुए तबसरा किया। बाकी सब रामिश को बड़ी तहसीन आमेज़ नज़रों से देख रहे थे। काले रंग के कुर्ते में वो बड़ा खूबरू दिखाई दे रहा था। मंतशा बेशफाफ पेशानी और रोशन आंखों वाले उस जवान को देखा। अभी ठीक ही कहती थी, बंदा तो बड़ा हैंडसम है, उसने दिल में तबसरा किया। दादी ने वहाँ मौजूद कज़न्स का तारुफ उससे करवाया तो उसने मुस्कुराकर सबको हेलो कहा। अच्छा हो, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ, उसे अपना घर ही समझना बेटे। अरे दादी, आप रहने दे, किसी नौकर से कह दे, वो दिखा देंगे। उन्हें खड़ा होता देखकर रमेश ने आहिस्ता से कहा, मैं दिखा दूँ उनका कमरा? फुफ्फो की बेटी ने मौका गनीमत जानते हुए जल्दी से कहा और तारा बेगम ने उसे घूरा और फिर रामी से बोली, कुछ नहीं होता, चल मेरे साथ आओ। वाह यार, कितना हैंडसम है ना ये। दादी और रामिश के कमरे से निकलते ही किंजा ने तबसरा किया। हाँ यार, ही इज़ सो कूल। महा ने किंजा के हाँ में हाँ मिलाई। अच्छा छोड़ो तुम लड़कियाँ तो बस खूबसूरत बंदे को देखकर शुरू ही हो जाती हो, अरसलान ने सर पर हाथ मारते हुए कहा। चलो गेम शुरू करो। अब वह सब दोबारा लूडो पर झुक चुके थे और मंतशा दूर आसमान पर देखते हुए अपने ख्वाबों के मुतालिक सोच रही जाए। एक सवाल हमेशा उसके ख्वाब छोड़ जाते थे, आखिर वो कौन था जो उसकी जान बचाना चाहता था। रामेश जॉगिंग करके वापस तैमूर विला में दाखिल हुआ तो तैमूर हमदानी को लॉन में चाय पीते हुए पाया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। उन्हें सलाम करते हुए वो अंदर जाने लगा तब वो बोले, अरे बेटा, एक कप चाय पीते जाओ मेरे साथ, ऐसी भी क्या जल्दी है। खिलाफ मामूल उनका लहजा बड़ा नर्म था। तैमूर को हैरत हुई। उनके सामने कुर्सी पर बैठ चुका था। लॉन गुलाब और मोतिये के फूलों की खुशबू से महक रहा था। तो जवान, क्या इरादे हैं तुम्हारे?
मुस्तकबिल के क्या बनना चाहते हो? चाय दूसरे कप में चाय डालते हुए वो उससे पूछने लगी। कुछ ख़ास नहीं अंकल, अभी तो बस इंटर्नशिप प्रोग्राम मुकम्मल करना है, फिर आगे इंशाल्लाह कोई कंपनी ज्वाइन करूँगा। रामेश ने पूरा एतमाद लहजे में जवाब दिया तो वो मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे लहजे में पुख्ता आज़म मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसे जवान मुझे पसंद है जो कुछ बनकर दिखाना चाहते हैं। रामेश ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि मंतशा वहाँ चली आई। ये मेरी छोटी बेटी है मंतशा। तैमूर हमदानी ने रामेश से उसका तारुफ करवाया। मंतशा ने उसे देखा और उसकी बड़ी आंखों में हैरत थी। शायद वो भी रामेश की तरह अपने बाप के इतने शफीक लहजे पर हैरान थी। कैसे हैं आप? मंतशा ने आहिस्तगी से रामेश को मुखातिब किया तो रामेश ने उसकी बड़ी आंखों में देखा। उसका लहजा शहद अंगीन था। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप सुनाए, कैसी हैं आप? तैमूर हमदानी का मोबाइल बजा तो वो एक्सक्यूज़ मी कहकर लॉन के एक कोने की तरफ चले गए। मंतशा ने एक नज़र अपने बाप को देखा और फिर सामने बैठे रामेश को। दराज कद, रोशन पेशानी, चौड़े शाने। पहली नज़र में वो कोई बॉक्सर या फिल्मी हीरो ही दिखाई देता था। जी मैं भी ठीक हूँ। उसके यकूती लब लर्ज़े थे। रामेश के लिए फ़ैसला करना मुश्किल था, उसका लहजा ज़्यादा खूबसूरत है या उसका हुस्न ज़्यादा दिलफरेब है। लंबे पलकों तले उलझी हुई आंखों में जाने कितने सवाल थे, जाने कैसी उलझन थी जो उसकी आंखों में किसी ख्वाब की तरह साफ दिखाई दे रहे थे। रामेश ने सर झटका। उनके दरमियान खामोशी थी। तैमूर हमदानी मुसलसल कॉल पर मसरूफ़ था। रामेश ने दोबारा सामने खोई बैठी लड़की को देखा। सूरज की किरणें उसके माथे को चूम रही थी। रामेश ने महसूस किया कि वो उलझी हुई लड़की है, जिस एक सिरा कहीं उसके अंदर ही खोया हुआ है। मंतशा ने बेचैनी से अपने बाप की तरफ देखा। उसके होंठ खामोश थे पर उसकी आंखें बोल रही थी। उसकी जुल्फ़ें सुबह की नर्म हवा से मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता से हिल रही थी। खामोशी की अपनी ही एक ज़ुबान होती है, एक गैर रस्मी ज़ुबान जिसे कायनात का हर इंसान नहीं समझता है। खामोशी एक एहसास है जिसका इदराक रूहें करती हैं, जो तकल्लुम से ज़्यादा गहरी और मायने खेज़ ज़ुबान है। रामेश ने उसकी खामोशी से उलझा था। आपकी आंखें इतनी उलझी हुई क्यों हैं? वो कौन सी चीज़ है जो आपको परेशान करती है? रामेश से रहा न गया तो वो पूछने लगा। मंतशा उसके सवालों पर यूं चौंकी जैसे उसका कोई राज खुल गया हो। मुझे क्या परेशानी होगी, आपको वहम हुआ है। खुद को संभालते हुए जवाब दिया तो रामेश मुस्कुरा दिया। आपको एक बात बताऊं, आपको झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं आता। वो रामेश का सवाल का जवाब सोच रही थी जब तैमूर हमदानी कॉल ख़त्म करके उनकी तरफ आए। मंतशा ने शुक्र किया, वरना उसके पास रामेश के सवाल का जवाब नहीं था। वो क्या कहती कि कभी किसी ने उस पर इतना गौर किया ही नहीं कि जान पाए उसे। बच्चों, मुझे ऑफिस जाना है और तुम मुझे शाम को अपना काम बताना। आखिरी बात उन्होंने मंतशा को मुखातिब करते हुए कही। फिर तेज़ी से अंदर की सिमत बढ़े। मंतशा भी उनके पीछे लग गई। रामेश ने एक तवील सांस ली। उस लड़की की बोलती हुई आंखें उसे उलझा रही थी। गुमसुम रहने वाली मंतशा अपनी ज़ात के अंदर ही रहती थी। मिडिल के इम्तिहान में उसने टॉप किया था, पर किसी को कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। उसकी माँ के अलावा किसी ने उसे मुबारकबाद ना दी, न किसी ने कोई तोहफ़ा। बस वो आगे पढ़ना चाहती थी, पर दादी ने मुखालफत की। पर यहाँ उसकी माँ उसके काम आई और उन्होंने उसे आगे पढ़ने की इजाज़त दिलवाई। एक दिन दादी ने उसे कहा कि हर वक्त अपनी मनहूस शक्ल लिए इधर उधर घूमती रहती हो, कोई घरदारी सीखो। तुम्हारी माँ इतनी सलीकेमंद है और तुम तो लगता है बस खाने ही इस दुनिया में आई हो। दादी की बात सुनकर मंतशा अंदर से बुरी तरह टूटी थी। उसके बाद वो कोशिश करती थी कि उसका सामना दादी से ना हो। अपने रिश्तों की रवैयों की वजह से जो खलाव इंसान के अंदर बनता है उसे कभी भरा नहीं जा सकता। मंतशा अक्सर सोचती कि अगर वो दुनिया में आई है तो उसमें उसका क्या कसूर है जो उसे ऐसी नफ़रत का सामना करना पड़ रहा है। उन नफ़रतों के साए में मंतशा बड़ी हुई थी, इसलिए उसका मिजाज सबसे अलग था। वो तन्हाई पसंद थी और कम से कम घुलती मिलती थी। उसका हमराज सिर्फ अल्लाह था जिससे वो बातें करती थी। रामेश के लिए तैमूर हमदानी का रवैया अजीब था। वो सख्त उलझा हुआ था। कहाँ वो शख्स जो उससे सीधे मुँह बात नहीं करता था, और कहाँ ये कि इतना अच्छा कमरा और इतने खुश अखलाक़ी से बात करना। वो चाय का कप लिए टेरेस पर आया तो उसकी निगाह टेबल पर पड़ी किताब पर गई। वो शायरी की किताब थी। किताब खोलते हुए चौंका। पहले सफ़र पर हैंड राइटिंग में कुछ लिखा था। दीवानी लड़की। वो मुझे कहता है, तुम दीवानी लड़की हो। पहले गुस्सा करती हो, फिर बातों को तूल देती हो, हर बात की वजाहत तलब करके, फिर माफ़ी भी मांग लेती हो। अगर हो जाऊं मैं खामोश कभी तो फिर बात करने का बहाना भी ढूंढ लेती हो।
कभी खुश हो जाती हो अपनी तारीफ़ सुनकर, कभी चिढ़ सी जाती हो। अजीब पागल सी लड़की हो, बिल्कुल दीवानी सी लगती हो। आहट पर वो चौंका तो सामने से मंतशा खुशगमीन निगाहों से उसे घूर रही थी। किसी की किताब बिला इजाज़त उठाना बुरी हरकत है। एक होंठ को दांतों तले दबाए वो उसे घूर रही थी। आई एम सॉरी, रामेश ने माजरत खाना लहजे में कहा तो उसने हाथ आगे किया। रामेश ने ना समझने वाले अंदाज में उसके हाथ को देखा। किताब, उसने तनक कर कहा। रामेश झमक गया। ओह, ये लें किताब, उसके हाथ पर रखते हुए जल्दी से बोला। आइंदा मेरी किसी चीज़ को हाथ मत लगाना मिस्टर। वो उसकी किताब पढ़ने में कुछ ज़्यादा ही बरहम थी। रामेश ने हैरत से उसे देखा। मेरा नाम रामेश है और मुझे भी कोई शौक़ नहीं हर ऐसे गैरे की चीज़ों में दिलचस्पी लूँ। ये तो बस टेबल पर पड़ी थी, देखी तो लगा कोई भूल क्या है। स्पाट लहजे में कहता हुआ रामेश अब पीठ मोड़े इत्मीनान से खड़ा चाय पी रहा था और वो उसकी पीठ को घूरते हुए पाँव पटकते हुए चली गई थी। रामेश पलटा और मुस्कुरा दिया और हौले से बोला, तुम वाकई दीवानी लड़की हो। मंतशा कॉलेज में पहुंच चुकी थी। पहले कुछ दिन तो काफ़ी बोर थे कि वो अलग थलग बैठी रहती। फिर उसे एक दोस्त मिल गई थी, मीरब। मंतशा वो सबसे अलग लगी थी। बहुत मुख्तलिफ लड़की थी वो, हर वक्त हंसने हंसाने वाली और साथ निभाने वाली। कुछ दिनों में ही मंतशा मीरब के बहुत क्लोज हो चुकी थी। वो दोनों इस वक्त कॉलेज के लॉन में बैठी ज्वाइंट स्टडी कर रही थी, पर मंतशा का ध्यान कहीं और था और ये बात मीरब ने भी महसूस कर ली थी। क्या बात है, क्यों इतनी उलझी रहती हो तुम? मंतशा मीरब के सवाल पर चौंकी। अरे नहीं, बस ऐसे ही दिलो दिमाग आजकल अजीब किस्म के इज़्तिराब का शिकार है। किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता है। और कम ऑन यार, इतनी सी उम्र में क्या सोचती रहती हो तुम? ज़िंदगी की हर सांस को खुलकर जियो, क्या पता कल ज़िंदगी हो ना हो। मीरब ने चहकर कहा तो मंतशा बोली, कुछ सोचों पर इंसान का इख्तियार नहीं होता, वो इंसान को बेबस कर देती हैं। उफ़, बस करो, आओ कैंटीन चलते हैं, जहन को रिलैक्स रखा करो, सोचने से इंसान थक जाता है। मीरब खड़ी और साथ मंतशा को भी खींच लिया। अच्छा ठीक है, चलते हैं, किताबें तो समेट दो तुम मुझे, मंतशा ने कहा तो मीरब ने सर हिला दिया। किताबें समेट कर अब वो दोनों कैंटीन की तरफ जा रही थी। हेलो जाने मन, कभी हमें भी लिफ्ट दे दिया करो, हम भी पड़े हैं राहों में। कैंटीन के पास फैज़ी अपने आवारा दोस्तों के साथ खड़ा था। मंतशा ने उसे नज़रअंदाज किया। पता नहीं कॉलेज में ऐसे आवारा लड़कों को कैसे दाखिला मिल जाता है। पैसे का जोर है बस, ये पढ़ने तो आते नहीं, बस लड़कियों को छेड़ने के लिए कॉलेज ज्वाइन करते हैं और कोई नहीं कुछ कहता नहीं। मीरब ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। ये दूसरी बार उसने मुझे ऐसे तंग किया, अगली बार मुंह तोड़ दूंगी इस कमीने का। मंतशा का गुस्से से बुरा हाल था। काम डाउन यार, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगा करते, कीचड़ में पत्थर मारने से अपना ही दामन गंदा होता है। मीरब ने उसे रिलैक्स किया था। मंतशा तवील सांस लेकर रह गई थी। वो दोनों अब कोल्ड ड्रिंक्स पी रही थी और मंतशा सोच रही थी अगर दोबारा उस लड़के ने ऐसी हरकत की तो उसका दिमाग ठिकाने लगाएगी। अरसलान की मंगनी हो रही थी। तैमूर हमदानी ने सारे काम देखने के लिए रामेश को कहा था और उसका सुबह से दौड़ दौड़ कर बुरा हाल हो चुका था। अभी उसे कुछ फुर्सत मिली थी, इसलिए वो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए इर्द गिर्द का जायज़ा ले रहा था। उसे कहते हैं पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। 2 दिन से उसने किताब को हाथ नहीं लगाया था। तालीम के बारे में वो हमेशा से इंतहाई जिम्मेदार था। लड़कियां ढोलक की थाप पर कुछ गा रही थी और वो बेमज़ा होकर सुने जा रहा था। अचानक ही उसकी नज़र मंतशा पर गई थी। आज वो खिलाफ मामूल निखरी निखरी सी लग रही थी। शायद उसके साथ उसकी फ्रेंड्स थी। वो उसका जायज़ा लेने लगा। उलझी हुई उदास आंखें जिनमें 1000 तरह के सवाल थे। जाने वो कहाँ उलझी हुई रहती थी। उसकी आंखें जैसे हों वक्त ख्वाब देखती थी, ख्वाबनाक सी। उसके साथ आई दोस्त को शायद जल्दी थी, इसलिए वो बार बार घड़ी देख रही थी। फजर ने बात करते हुए चौंक कर उसे देखा तो वो नज़रें चुरा गया। किसी ने ठीक ही कहा था कि लड़कियों के अंदर एक ऐसा आला लगा होता है जो किसी की नज़रों तक आसानी से अपने ऊपर महसूस कर लेता है। रामेश ने सर झटका। मुझे उसे ऐसे घूरना नहीं चाहिए था। पता नहीं क्या सोचेगी वो मेरे बारे, कि कैसा इंसान हूँ मैं। दिल में सोचते हुए बाहर की जानिब निकल आया जहाँ खाना तैयार हो रहा था, पर उसका दिमाग कहीं ना कहीं उस लड़की में उलझ गया था जो खुद तो खामोश रहती थी पर उसकी आंखें बोलती थी। मंतशा ने मीरब को ईमान आपी से मिलवाया तो मीरब को वो बहुत पसंद आई थी। उसमें कोई शक नहीं था कि ईमान आपी बहुत खूबसूरत थी और सलीकामंद थी। मंतशा को अपनी बहन वैसे ही बहुत पसंद थी, सवाए उनकी एक आदत के। ईमान बहुत मगरूर थी और हद दर्जा हर एतमाद में शायद बाप और दादी का उस पर इल्तफात ही उसकी वजह था कि वो हर चीज़ पर अपना हक समझती थी। उसके मुकाबले में मंतशा कम गो और वाजबी थी। वाजबी सी शक्लो सूरत की लड़की थी। शायद वो ज़्यादा
बन ठन कर नहीं रहती थी, इसलिए वो कम खूबसूरत लगती थी। पर उनकी एक बात इंतहाई अच्छी थी कि वो अल्लाह के बेहद करीब थी और उसकी सब खामियों पर बहुत भारी थी। वो इबादत बेहद दिल लगाकर करती थी और अपनी सारी बातें अल्लाह से करके मुतमईन हो जाया करती थी। मंतशा को अपनी बहन वैसे भी बहुत पसंद थी, सिवाय उनकी एक आदत के। ईमान बहुत मगरूर थी और हद दर्जा हर एतमाद में शायद बाप और दादी के उस पर इल्तफ़ात ही उसकी वजह थे कि वो हर चीज़ पर अपना हक समझती थी। उसके मुकाबले में मंतशा कमगो और वाजबी सी शक्ल सूरत की लड़की थी, या शायद वो ज़्यादा बनठर कर नहीं रहती थी इसलिए वो कम खूबसूरत लगती थी। पर उसकी एक बात इंतहाई अच्छी थी कि वो अल्लाह के बेहद करीब थी और उसकी सब खामियों पर यह बात भारी थी। वो इबादत बेहद दिल लगाकर करती थी और अपनी सारी बातें अल्लाह से करके मुतमिन हो जाया करती थी। यार मुझे जाना है, मेरे भाई साथ आए हैं और वो बार बार जाने का कह रहे हैं। मीरब ने मंतशा को एक कोने में ले कर जाकर कहा तो मंतशा ने गुस्से से उसे देखा। ऐसे कैसे जा सकती हो तुम, खाना खाकर जाना। पर मेरे भाई, मीरब मिनमिनाई। अरे उनसे मैं बात करती हूँ, दरवाजे पर बुलाओ उनको, मंतशा ने कहा तो मीरब ने सर हिला दिया। कुछ देर बाद वो आहिल के सामने खड़ी थी। अब मेरे दोस्त को क्यों बार बार तंग कर रहे हैं? हाँ, मंगनी का फंक्शन है, वक्त तो लगता है, बेचारे को एंजॉय भी नहीं करने दे रहे हैं। मंतशा की बात पर आहिल ने अपनी बहन को घूरा और फिर बोला, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना था, इसलिए कोशिश करें कि जल्दी ही ये फ्री हो जाएं। अच्छा, अब खाना लगने में कुछ ही वक्त है, आप तब तक वेट करें, मंतशा ने हुक्म सुनाने के अंदाज में कहा और मीरब को हाथ पकड़कर उसे वापस लेके आहिल ने खामोशी से उस लड़की को जाते देखा। वो लड़की कुछ अलग थी, इसलिए उसके दिल को छू गई थी। आज मगरिब की नमाज उसकी काफ़ी तवील हो गई थी। वजह वही अल्लाह से बातें थी। ये नहीं कि वो दुआ नहीं मांगती थी, पर वो ज़्यादा अल्लाह से बातें करती थी जिनके जवाब उसे खुद ही अपने जहन में मिल जाते थे। लेकिन आज वो एक नई उलझन का शिकार हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। आज उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। आज सुबह से ही मीरब उससे मिलने आई थी और उसे एक उलझन में डाल गई थी। उसकी बातें मंतशा के दिमाग से निकल नहीं रही थी। गो के वो मीरब को साफ जवाब दे चुकी थी, पर खुद उलझ गई थी। उसने जाए नमाज तय कर रखी और सोचा कि कुछ खाया जाए। दोपहर से उसने कुछ नहीं खाया था। भूख से ज़्यादा उसको फिक्र इस बात की थी वो खुद को मुतमईन नहीं कर पा रही थी। मंतशा के वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई उससे पहली नज़र में पसंद कर सकता है। अगर उसमें कुछ पसंद करने के लायक होता तो उसकी दादी और बाप उससे नफ़रत करते। एक पल को उसे लगा था जैसे मीरब ने उससे मजाक किया हो, पर मीरब के चेहरे से ऐसा नहीं लगा था कि वो मजाक कर रही है। आहिल एक खूबरू लड़का था, शरीफ था और बला का ज़हीन था। ऐसा लड़का मंतशा जैसी लड़की को पहली नज़र में पसंद करे मुमकिन ही नहीं था। मंतशा को लगा आहिल उससे फ्लर्ट कर रहा है। वैसे भी मीरब और उनके स्टेटस में बहुत फ़र्क था, लेकिन यहाँ मसला मंतशा की ज़ात और सोच का था। मीरब को साफ जवाब दे चुकी थी कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, पर वो खुद क्यों उलझ गई थी और मुतमिन नहीं हो रही थी। ये बात उसे परेशान कर रही थी। इशा की नमाज के बाद वो छत पर चली आई और ऊपर फैले नीले आसमान को देख रही थी और दिल ही दिल में खुद को मुतमईन करने की कोशिश कर रही थी। अजाहिल दोपहर से ही अपने कमरे में लाइट ऑफ किए आंखों पर बाजू रखे लेटा हुआ था। उसने खाना भी नहीं खाया था। वो दिन में कभी नहीं सोया था। अपने भाई को उठाओ मीरब, जोहर तो पहले ही कज़ा हो चुकी है, अब असर भी जाएगी। माँ की बात सुनकर मीरब आहिल के कमरे में दाखिल हुई। कमरे में अंधेरा था। लाइट जलाकर वो आहिल की तरफ मुड़ी। आहिल वैसे ही लेटा हुआ था। मीरब जानती थी कि वो जाग रहा है और ये भी किस बात का शौक मनाया जा रहा है। पर वो कुछ नहीं कर सकती थी अपने लाडले भाई के लिए। वो ख़ानदान भर का लाडला था और उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी। उसमें कोई कमी नहीं थी और मंतशा ने कोई वजह भी इनकार की नहीं बताई थी, और जो बताई थी वो वक्त के साथ पूरी की जा सकती थी। मीरब के कहने पर आहिल उठा और मस्जिद जाने की तैयारी करने लगा, और उसके जाने के बाद वो सारे आंसू बहा दिए जो वो भाई के सामने रोके हुए थी। आहिल की आंखें बता रही थी कि वो सारी रात नहीं सोया था। ज़िंदगी में पहली बार उसे दुख पहुंचा था और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके हर लिहाज से अच्छे भाई को मंतशा ने ठुकरा दिया था। वो उसके इनकार की वजह किस हद तक समझती थी, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि बाज़ार ठीक नज़र आने वाली लड़की अंदर से किस हद तक टूटी हुई है। रामेश ने मंतशा को छत पर खड़े देखा तो उसके पास चला आया। वो आसमान को घूरे जा रही थी। आसमान खुशकिस्मत है कि उसके मन में कोई सवाल नहीं होते, ना कोई उलझन होती है, ना उसका माजी होता है जो उसे परेशान करे। रामेश ने आहिस्ता से कहा तो वो चुंकी और सर पर दुपट्टा दुरुस्त किया। हाँ, हो सकता है। वो बड़बड़ाई तो रामेश मुस्कुरा दिया।
हर सवाल का जवाब नहीं होता है। कभी कभी कुछ सवाल ऐसे ज़िंदगी में आते हैं कि उनको हल करने की ख्वाहिश में खुद इंसान की ज़ाती सवालिया निशान बन जाती है। ऐसे में इंसान को चाहिए कि वो खुद के वक्त के धारे पर छोड़ दे। पर कुछ सवालात के जवाब हासिल करना भी तो ज़रूरी होता है ना। रामेश की बात पर वो बोली थी, नहीं, वो सवाल जो ज़्यादा परेशान करें उनको हल करना ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी के इम्तिहान में भी हमें बस वही सवाल हल करने चाहिए जिनका हमें इल्म हो कि हमें वो सवाल आते हैं। अगर किसी ऐसे सवाल को टच करेंगे जिसका जवाब नहीं मिलता तो अमकान है हम उस इम्तिहान में नाकाम हो जाएं। क्या आपने भी कोई ऐसा सवाल ऐसा टच किया है जो आपको आता ही ना हो? वो पूछ रही थी। रामेश उस उलझी हुई लड़की को देखने लगा। उसका दिल किया उसे कहे कि वो ही उसकी ज़िंदगी की वो सवाल बनती जा रही है जो आउट ऑफ सिलेबस है, पर पता नहीं वो क्यों कह नहीं पाया, इसलिए बात बदल कर बोला, अभी तक तो मैंने ऐसे किसी भी सवाल को टच नहीं किया है, पर शायद आगे मैं ऐसे किसी सवाल में उलझ जाऊँ। वो खामोश रही थी और वो उसे देखते हुए सोच रहा था कि वो उसकी ज़िंदगी के निसाब में शामिल नहीं थी, फिर वो क्यों उसे हल करना चाहता था। घना जंगल था, चारों तरफ सन्नाटा था, इतना ज़्यादा कि वो अपने दिल की धड़कन को सुन पा रही थी। धक धक। वो सख्त डरी हुई निगाहों से जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, पर उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। कोई है? वो चिल्लाई। उसकी आवाज़ दरख्तों से टकराकर वापस लौट आई थी। उसने अंदाजे से एक सिम चलना शुरू किया। अभी उसने चंद कदम ही उठाए थे कि एक कांटा उसके पाँव में शिद्दत से चुभा। उसने एक झटके से पाँव उठाया। खून की कुछ बूंदें नमूदार हुईं और वो दर्द से सिसक उठी। कुछ रास्तों पर कांटों के सिवा कुछ नहीं मिलता है, जो कभी जिस्म को कभी रूह को छलनी करते हैं। उसने कांटा निकाला और उखड़ा कर चलने लगी। अब वो संभल कर पाँव रख रही थी। जाने कितना वक्त उसे यूं ही जंगल में घूमते गुजार रहा था। अब वो थकन और प्यास महसूस कर रही थी। उसने कहीं दूर से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दी तो वो उस तरफ चलने लगी। कुछ देर में वो एक आबशार के पास खड़ी थी। पानी कहीं ऊपर से तेज़ से गिर रहा था और नीचे एक छोटी सी झील बनी थी जिसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ फूल खिले थे। कितनी खूबसूरत जगह है ये, उसने दिल में सोचा था। मंजर के सहर ने कुछ लम्हों के लिए उसे मौजूदा सूरत हाल से गाफिल कर दिया। वो मुँह धोकर और पानी पीकर वहीं घास पर बैठ चुकी थी। कुछ तितलियाँ फूलों पर मंडला रही थीं। उसने कुछ परिंदे भी देखे जो वहाँ बसेरा किए हुए थे। हर तरफ सुकूत था। वो घास पर लेटकर ऊपर आसमान को देखने लगी जो बिल्कुल शफाफ था। आसमान को देखते देखते ही उसे ऊँघ आ गई। अचानक एक गुर्राहट की आवाज़ से वो हड़बड़ा कर उठी। वो भेड़ियों का ग्रुप था जो तीन अतराफ से उसे घेर चुका है। सर्दी की एक लहर उसके सारे बदन में सरायत कर गई। भेड़ियों की सुर्ख आंखें और उन पर छाए खूंखार दरिंदगी ने उसे साकित कर दिया था। मंतशा ने झील की तरफ देखा और फिर भेड़ियों को। बचने के चांस कम थे। झील तक काफ़ी रास्ता था और अगर वो झील तक पहुंच भी जाती तो उसे मालूम नहीं था कि झील कितनी गहरी है, पर उसे फैसला लेना था। वो अचानक उठी और झील की तरफ भागी। भेड़िए भी उसके ताकुब में लपके। मंतशा से उसकी रफ्तार कहीं ज़्यादा तेज़ थी। चंद लम्हों में वो उसके करीब पहुंच चुके थे। पीछे मुड़कर देखने की कोशिश में उसे ठोकर लगी और वो आगे को गिरी। सबसे आगे मौजूद भेड़िए ने उस पर छलांग लगाई। मंतशा ने चीख मारी। अचानक ही गोली चलने का धमाका हुआ और भेड़िए की खोपड़ी से खून का फव्वारा निकला और वो मंतशा के ऊपर गिरा। झाड़ियाँ हिली और उनमें से एक एक बंदूक की नाल बरामद हुई। मंतशा के साथ साथ भेड़ियों का ग्रुप भी झाड़ियों की तरफ देखने लगा। एक पाँव झाड़ियों से बरामद हुआ जिस पर फौजी बूट थे। मंतशा, उफ मंतशा! किसी ने उसका कंधा हिलाया। ईमान उस पर झुकी हुई थी। मंतशा पसीने से शराबूर थी और ईमान से घूर रही थी। एक तो तुम्हारी इन चीखों से मेरी नींदें उड़ा रखी हैं। वो उठ बैठे थे। ईमान ने उसे पानी पिलाया। क्या होता है तुम्हें, बताओ मुझे। ईमान उसके पास बैठ चुकी थी। कुछ नहीं अपिया, वो उलझी ही कह रही थी। ईमान कुछ देर उसे घूरती रही, फिर तवील सांस लेकर बोली, कल से मैं अलग कमरे में सोऊंगी। मंतशा कुछ नहीं बोली थी। ईमान अपने बिस्तर पर जा चुकी थी और वो उलझी हुई लेट गई। जाने वो कौन था और उसके सामने क्यों नहीं आता था। वो छत घूरते हुए खुद से सवाल कर रही थी। मीरब और उसकी माँ बहुत खुश थे क्योंकि आहिल को लंदन में एक यूनिवर्सिटी के लिए स्कॉलरशिप मिली थी। वो 2 सालों के लिए लंदन जा रहा था। आहिल खुद भी बहुत खुश था। उसने मेहनत भी बहुत की थी। महदूद वसाइल में रहते हुए आहिल ने अपनी लगन से अपना मकसद पाया था। आहिल अभी मस्जिद से शुक्राना के नफल अदा करके लौटा था। भाई आप कहें तो मैं मंतशा से दोबारा बात करूं? मुझे इल्म है कि आप खुश नहीं उसके इनकार से। मीर अपने भाई को मज़ीद खुश करने के लिए पूछा। आहिल ने कहका लगाया, अरे कौन मंतशा? मैं उस नाम की किसी लड़की को नहीं जानता। मीरब को हैरानी का झटका लगा। तुम भूल भी जाओ, तुम भी भूल जाओ। आहिल उठकर बाहर निकल गया, पर मीरब के दिल में 1000 सवाल थे।
अगर उनके लिए मंतशा के इनकार माने नहीं रखता था तो वो क्या था जिसकी वजह से उसका भाई इतने दिन परेशान रहा। शायद कहीं ना कहीं आहिल ने ज़िद बांध ली थी और वो अब ज़िंदगी में बहुत कामयाब होकर फजर को बताना चाहता था कि वो गलत थी। बहुत सोचने पर मीरब को लगा कि आहिल मंतशा को पसंद नहीं करता था, बल्कि शायद वो खुद पसंद था। फजर के इनकार ने उसकी अना पर चोट लगाई थी। दुख उसे उसी चोट का था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई उसे रिजेक्ट कर सकता है। मीरब ने तवील सांस ली और घर के काम करने लगी। शायद उसकी उलझन को वक्त दूर करता, और वो वक्त काफ़ी दूर था। वो छुट्टी का दिन था। मीरब हस्बे मामूल मंतशा के घर उसके साथ पढ़ाई करने आई हुई थी। मंतशा मंगनी की तस्वीरें ले आई थी और मीरब को दिखा रही थी। मीरब को अरसलान के मंगेतर पसंद आई थी। थोड़ी नक चढ़ी थी और शक्ल सूरत से भी बस पूरी पूरी थी। सब तस्वीरें देखते हुए मीरब ने मंतशा की तारीफ़ की। मंगनी वाले दिन वो बहुत प्यारी लग रही थी। तुम पिछले संडे क्यों नहीं हो आई? तस्वीरों को रखते हुए मंतशा ने मीरब से पूछा। आहिल भाई को लंदन की स्कॉलरशिप मिली है। पिछले संडे को अम्मी ने दुआ करवाई थी, इसलिए नहीं आ सकी। मंतशा को लगा जैसे उसके अंदर कुछ हुआ। उसे क्या हुआ था वो खुद नहीं समझ सकी थी। मीरब ने उसके चेहरे पर बदलते रंगों को पढ़ लिया था। मीरब और मंतशा दोनों ही खामोश थी। सब कुछ नॉर्मल था, पर पता नहीं क्यों मीरब को लगा जैसे मंतशा उदास है। दोनों किताबें खोलकर बैठ गई, पर मीरब ने महसूस किया कि मंतशा वहाँ होते हुए भी वहाँ नहीं थी। वो किस उलझन का शिकार थी ये ना वो जानती थी, ना ही मंतशा को इल्म था कि उसे क्या हुआ है। रामेश अपने और मंतशा के दरमियान का फ़र्क जानता था। वह आम लड़कों की तरह ख्याल दुनिया नहीं बनाता था। वो हकीकत पसंद था, पर जब से वो मंतशा से मिला था वो उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। खुद को हज़ार रोकने के बावजूद भी वो रोक नहीं पा रहा था अपने आप को। उसकी ज़िंदगी में मोहब्बत नाम का खाना खाली था। ये नहीं था कि उसे कभी लड़की नहीं मिली थी। वो मर्दाना वजाहत का नमूना था, पर उसने कभी किसी को मोहब्बत की नज़र से नहीं देखा था। वो हमेशा अपनी हदूद और अपने वालिदैन का ख्याल रखता था, जिन्होंने बड़ी मेहनत से उसे पढ़ाया था, पर वो लड़की उसके सारे इरादों को तोड़ रही थी। कहीं अंदर ही अंदर वो उसकी गहराइयों में उतर रही थी, और वह चाहकर भी खुद से उसे निकाल नहीं पा रहा था। क्या मुझे उससे मोहब्बत हो गई है? एक खौफनाक सवाल उसके सामने था, और वो उस सवाल से नज़रें चुरा रहा था। वो जानता था अगर वो सवाल का जवाब देगा तो बड़ा तूफान उठेगा, जो सब कुछ बहाकर ले जाएगा, और पीछे तकलीफदेह यादों के सिवा कुछ नहीं बचेगा। उसके अंदर मोहब्बत कहीं खामोशी से पनप रही थी। उसके दिल में जज्बों की धूप तले मोहब्बत का पौधा नमू पा रहा था, और वो उस पौधे को मसल कर भी नहीं फेंक सकता था। मोहब्बत इंसान को बेबस कर देती है। सब कुछ जैसे दिल के कंट्रोल में चला जाता तो अपनी मर्जी से चलाता है। वो जानता था कि उसके बाप की बड़ी इज्जत है। तैमूर विला के इस घर के पर बड़े एहसानात थे, और वो एहसान फरमोश और नमक हराम कहलाने से डरता था। पर वो इस दिल का क्या करता जो उस लड़की को देखकर बुरी तरह धड़कने लगा था। शायद वक्त बड़ी चाल चलने वाला था। कोई बड़ा हादसा वक्त पाल रहा था। ऐसा हादसा जिसमें बचने के बाद इंसान सांस तो लेता है पर जिंदा नहीं रहता। वो जिस कश्मकश में गिरफ्तार था उससे निकलना चाहता था, और उसका एक ही हल था कि वो तैमूर विला जितनी जल्दी हो छोड़ दे। और वक्त उसकी सोचों पर मुस्कुरा रहा था। वक्त और तकदीर की अक्सर चालों के जवाब में इंसान के पास कोई चाल नहीं होती है, और इंसान मात खा जाता है। वो हमेशा विनर रहा था, और अब उसे ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी बाजी में अपना किरदार ऐसे रखना था कि वो अगर जीत ना पाए तो कम से कम उसे मात भी ना हो। मोहब्बत हार जाना कितना मुश्किल था वो अभी नहीं जानता था। यूनिवर्सिटी से निकलते ही आहिल को सामने खड़े देखकर एक लम्हे के लिए मंतशा बिल्कुल घबरा गई। मैंने भाई से कहा था कि मुझे और मेरी बेस्ट फ्रेंड को स्कॉलरशिप मिलने की खुशी में ट्रीट मिलनी चाहिए, इसलिए भाई हम दोनों को लेने आए हैं। मीरब ने चहकर उसे बताया तो उसकी जान में जान आई। पर मुझे घर जाना है। ऐसे गई तो सब परेशान होंगे। मंतशा उनके साथ जाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने बहाना किया। रहने दो ये ड्रामे। मैंने ईमान आपी को मैसेज कर दिया था तुम मेरे साथ हो। मीरब ने चुटकी में उसका बहाना उड़ा दिया। वो आहिल के पास पहुंच चुके थे। पर मैं कुछ नहीं। जाना है तो मतलब जाना है। मीरब ने उसे घूरा तो वो चुप कर गई। अगर तुम्हारी दोस्त को कोई प्रॉब्लम है तो कोई मसला नहीं है, उन्हें जाने दो, आहिल ने सर्द लहजे में कहा था। मंतशा ने चौंक कर आहिल को देखा जो उसे ही देख रहा था। उसका लहजा और नज़रें दोनों ही अजनबी थीं। शनासा लहजों का बदल जाना और निगाहों में अजनबियत का उतर आना किस कदर तकलीफदेह था यह मंतशा ने आज जाना था। आहिल गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ चुका था। मंतशा और मीरब पिछली सीट पर बैठ चुके तो उसने गाड़ी को सड़क पर डाल दिया। कुछ देर बाद वो रेस्टोरेंट में थे। खाना खाकर ऊपर से आइसक्रीम खाई गई और फिर वापस का सफ़र शुरू हुआ। आहिल ने मंतशा को यूँ नज़रअंदाज किया था जैसे वो उनके साथ थी ही नहीं। तैमूर विला के सामने मंतशा को उतारकर आहिल ने गाड़ी वापस घुमा दी, और मंतशा तब तक वहाँ खड़ी रही जब तक गाड़ी उसकी नज़रों में गुम नहीं हो चुकी। फिर थके कदमों से चलती हुई तैमूर विला में दाखिल हो गई।
अजाहिल के अंदाज ने उसे बुरी तरह हर्ट किया था और वो ये तक नहीं जानती थी कि वो क्यों इतना हर्ट हो गई थी। गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ थी। मंतशा हर साल गर्मियों में कराची अपनी नानी नाना के यहाँ जाती थी और ये वक्त उसकी ज़िंदगी का हसीन तरीन होता था। नाना नानी मंतशा को बहुत प्यार करते थे, उसके नाज नखरे उठाते थे। आज शाम उन्हें कराची के लिए निकलना था। वो सुबह से पैकिंग में मसरूफ़ थी, उसकी खुशी से दे देनी थी। ईमान इस बार नहीं जा रही थी और अरसलान वैसे भी किसी की तरफ कम जाता था, इसलिए इस बार वो और उसकी माँ ही जा रहे थे। शाम के करीब वो सबसे रुखसत हुए और गाड़ी में बैठकर कराची का सफ़र शुरू किया। इस बार कराची के लिए मंतशा के बहुत सारे प्लान थे जिन्हें वो पूरा करना चाहती थी। गाड़ी भागी जा रही थी। मंतशा ने माँ को देखा जो आंखें बंद किए सो चुकी थी। मंतशा ने भी आंखें बंद करके सर सीट से टका दिया और अपनी सोचों के घोड़े पर सवार भागने लगी। अचानक जैसे कोई चीज़ शिद्दत से उनकी गाड़ी से टकराई। उसने अपनी माँ की चीख सुनी और वह मुंह के बल सीधे सामने सीट से टकराई। उसके बाद उसे कुछ होश न रहा। जो हाथ से वो ख्वाब दिखा करती थी उनकी शुरुआत हो चुकी थी। मंतशा ने दोबारा आंखें खोली तो उसे पता चला उसकी माँ की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी हैं। मंतशा को काफ़ी चोटें आई थी, पर जो चोट उसकी माँ की जुदाई की थी वो बहुत अंदर कहीं लगी थी। हर ज़ख्म भर जाता है, पर अपनों की जुदाई का ज़ख्म जब तक सांस आती हमेशा ताज़ा रहता है। अल्लाह के बाद उसकी माँ ही तो थी जिससे वो बातें करती थी, आज वो भी उससे छीन ली गई। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर वो घर आ चुकी थी। उसका बच जाना एक मौज़ा था, सब यही कह रहे थे, पर मंतशा को लगता था कि वो बची नहीं थी। उसी जगह वो भी अपनी माँ के साथ मर चुकी थी। उसका दिल कर रहा था वो धाड़े मारकर रोए, पर उसकी आंखें खाली थी। बेबसी और अजियत की इंतहा शायद ये होती है कि इंसान रोना चाहे और उसे रोने के लिए आंसू न मिले। कभी कभी इंसान नहीं, इंसान का दिल मर जाता है और ये मौत किस कदर अजियतनाक होती है ये बस वही जानते हैं जिनका दिल मुर्दा होता है। उसके ज़ख्म मंदमल हो रहे थे, सब हैरान थे कि वो रोई नहीं थी। दादी ने दबे लफ्ज़ों में कहा कि है ही मनहूस, अपनी माँ को खा गई, अब क्या रोएगी। हथियार जिस्म को ज़ख्मी करते हैं और अल्फाज रूहों को छेद डालते हैं। उसकी रूह भी ऐसी बातों से बुरी तरह ज़ख्मी हो रही थी। आंसू पहुँचने वाले हाथ जब ज़ख्म देते हैं तो उनकी तकलीफ़ ऐसी होती है जैसे कोई रेशमी कपड़े को कांटों भरी झाड़ी पर फेंक कर वापस बेदर्दी से खींच ले और कपड़े का रेशा रेशा कांटों से उलझकर तार तार हो जाए। ऐसे ही लफ्ज़ों की कांटों पर रूह घसीटती जाए तो इंसान अजियत की इंतहा पर चला जाता है। लफ्ज़ मरहम भी होते हैं और खंजर भी। मंतशा की दुनिया बदल चुकी थी। दिन गुजरते जा रहे थे, डॉक्टर्स के बकौल वो ठीक होती जा रही थी, सारे ज़ख्म भर रहे थे। जिस्म के ज़ख्म तो भरते जा रहे थे, पर रूह के ज़ख्म कभी कभी वक्त के साथ साथ नासूर बन जाते हैं और बिलाखिर इंसान की जान ले लेते हैं। उसका ज़ख्म भी हर गुजरते दिन के साथ गहरा हो रहा था। कहते हैं वक्त हर ज़ख्म को भर देता है, पर गलत कहते हैं। कुछ ज़ख्मों को वक्त ज़िंदगी के हर मोड़ पर कुरेदता रहता है और इंसान दर्द से बिलबिलाता रहता है। फूलों की क्यारियाँ वैसे ही मुख्तलिफ फूलों से लदी हुई थी, पर मंतशा काफ़ी देर से लॉन में खामोश बैठी सबको आते जाते देख रही थी। बाहर जो बन पर थी, मंतशा ख़िज़ा ओढ़ चुकी थी, एक ऐसी ख़िज़ा जिस पर बाहर कभी नहीं आती। रामिश काफ़ी देर से टेरेस पर से उसे देख रहा था। इतनी दूर से भी उसकी आंखों की वहशत रामिश को साफ दिखाई दे रही थी। उलझे हुए बाल, सिल्वर ज़दा लिबास इस हादसे की खबर दे रहा था जो सब पर से गुजर चुका था, पर उस लड़की पर रुका हुआ था। कुछ हादसे गुजरते ही कहाँ हैं, इंसान पर ठहर जाते हैं। हर लम्हा, हर याद से इंसान के वजूद को बार बार पीसते हैं। रामिश रह नहीं पाया, इसलिए टेरेस उतरकर उसके पास चला आया। मंतशा ने खाली नज़रों से उसे देखा। रामिश ने इतनी खाली आंखें कभी नहीं देखी थी, किसी भी जज्बे और एहसास से खाली आंखें, जिनमें ज़िंदगी की चमक ढूंढने से भी उन्हें ना मिले। कितनी अजीब बात है कि लोग समझते हैं मौत जिस्म की होती है, हालांकि मौत तो कई तरह की होती है। कभी रूह मरती है, कभी दिल मरता है, कभी मुस्कुराहटें मर जाती हैं तो कभी ख्वाब मर जाते हैं। ज़िंदगी शायद एक साथ में मरने का नाम है। जान जाने से पहले तक इंसान को कई बार मरना होता है। वो खामोशी से उसे देख रहा था जो कहीं से भी ज़िंदा नहीं थी। रामिश ने पहली बार ऐसी आंखों को देखा जो मर चुकी थी। हर इंसान को जाना है, अपना अपना वक्त है। हम सब कितार में लगे हैं, खुद को संभालो। जानता हूँ कि माँ का यूँ बिछड़ना आसान नहीं, पर ज़िंदगी चलती रहती है। रामिश ने कहा तो मंतशा मुस्कुराई, मुर्दा सी मुस्कुराहट, जिस तन लागे वो तन जाने। उसकी बात पर रामिश चुप रह गया, बस खामोशी से उसके साथ बैठ गया। और वो और कर भी क्या सकता था। कभी कभी लफ्ज़ों के मुकाबिल खामोशी ही बेहतरीन होती है। उसके बस में कहाँ था कि वो उस लड़की के बदन पे ज़िंदगी फूंक दे और उसके सारे गम उससे लेकर बदले में सारी खुशियाँ उसे सौंप दे। पर कुछ गम साझे नहीं होते जो बांटे नहीं जा सकते। इंसान को तन्हा ही वो सहने होते हैं, यही ज़िंदगी है।
रामेश उससे दूर रहना चाहता था। वो जिस रास्ते पर चल रहा था उसका अंजाम वो अच्छे से जानता था। हम अक्सर ही अपनी मोहब्बत का अंजाम जानते हैं, पर उसे नज़रअंदाज करके खुशगुमानी के दरख्त तले बैठकर हकीकत की धूप को अपनी तरफ बढ़ते देखते हुए भी यकीन कर लेते हैं कि नहीं, खुशगुमानी का दरख्त हमें उस धूप से बचा लेगा। रामेश कोई टीनेज लड़का नहीं था, एक जिम्मेदार इंसान था, पर इस बार वो जिस चीज़ का शिकार हुआ था वो बिल्कुल नई और अछूती थी। अक्ल कह रही थी कि वो उन सितारों की तरह हैं जो एक मदार में रहकर भी नहीं मिलते। उनका मिलना बहुत बड़ी तबाही लाता है, पर कुछ जज्बों पर इंसान का इख्तियार नहीं होता है। मोहब्बत पानी की तरह होती है, अपना रास्ता खुद बनाती है और आप उसके रास्ते साथ बहने पर मजबूर हो जाते हैं। रामेश भी उस मोहब्बत के मुखालिफ सिमत तैरने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी ताकत उसे मगलूब कर रही थी। उसे मालूम था कि उसके ख़ानदान ने तैमूर विला का नमक खाया है, और अगर वो यहाँ आया तो किसी नमक हराम की तरह ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे उसके ख़ानदान पर सवाल उठे। पर जो मोहब्बत उसके अंदर खामोशी से पनप रही थी वो उससे अब खौफज़दा हो रहा था। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे। तैमूर विला में मामूलात ज़िंदगी वापस नॉर्मल रूटीन में आ चुके थे। मंतशा के अलावा सबकी ज़िंदगी ही वापस से शुरू हो चुकी थी। ईमान दादी के करीब थी और अरसलान तो वैसे भी सबकी आंखों का तारा था, पर मंतशा तन्हा हो चुकी थी और जो कमियां उसकी माँ ने अपनी मोहब्बत से सबसे छुपा रखी थी वो एक एक करके सब पर खुल रही थी। अरसलान की शादी की तारीख पक्की हो गई और तैमूर विला में मातम की जगह शहनाइयाँ बजने लगी। इस बार सारी ख़रीदारी छोटी चची ने की थी और शादी के दिन तक मुश्किल ख़रीदारी पूरी हुई थी। चची ने ईमान और मंतशा के लिए खुले दिल से चीज़ें खरीदी थी। मंतशा की अपनी तो कोई पसंद नहीं थी, इसलिए उसके लिए सब कुछ चची ने अपनी मर्ज़ी से ख़रीदा था और खिलाफ़ मामूल उसे पसंद आया था। शादी से 2 दिन पहले सब अपनी लाई हुई चीज़ों को पहनकर देख रहे थे। गहरे सब्ज़ रंग और कॉपर कलर का गरारा चची ने मंतशा के लिए लिया था। मलबूसात, ज्वेलरी और जूते वगैरह सब मैचिंग थे, और जब उसने वो सब पहनकर चची को दिखाया तो उन्होंने कहा, बिला शोभा तुम पर बहुत जच रही हैं। फिर शादी का दिन भी आ गया। मीरब को बुलाने के बावजूद वो नहीं आई थी और मंतशा सख्त उलझी थी। आज बारात वाले दिन जब वो तैयार होकर कमरे से निकले तो सबकी निगाहें उस पर जम गई। चची ने बड़ी मेहनत से उसे तैयार किया था और आज वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। समीना चची एक सुलझी हुई खातून थी। वो जानती थी मंतशा कैसी लड़की है। वो चाहती थी भाई ही शादी पर वो किसी भी किस्म की एहसास कमतरी का शिकार ना हो, और वो उसमें किसी हद तक कामयाब भी हुई थी। दिन भर की थकन से चूर वो बिस्तर पर गिर चुकी थी, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। ईशा की नमाज में वो खूब रोई थी। मीरब ने उसे कॉल करके शादी पर ना आने की वजह बताते हुए माजरत की कि आहिल आज बाहर जा रहा था इसलिए वो नहीं आ सकी। आज मंतशा को इदराक हुआ था कि उसे आहल से मोहब्बत हो गई थी। कब और कैसे ये तो उसे भी मालूम नहीं था, पर हर लम्हा उसकी मोहब्बत का एहसास गुजरे लम्हे से ज़्यादा हो रहा था। उसने आंखें बंद कर ली। आंसू उसके रुखसारों को भिगो रहे थे। उस बे अपने वजूद को अपने बाजुओं में लपेट लिया, उस एहसास के साथ कि उसकी माँ ने उसे सीने से लगा लिया है। फिर जाने कब उसे नींद आई। फजर की अजान के साथ उसकी आंख खुली। मामूल के मुताबिक उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और वज़ू करके 2 रकत नवाफिल की नीयत बांध ली। आज अपने दोस्त के साथ करने के लिए उसके पास बहुत सारी बातें थीं। नवाफिल के बाद वो तस्बीह पढ़ते हुए जाने उसे क्या हुआ कि वह सजदे में गिर के रोने लगी। आज उसकी दुआओं में माँ के साथ एक और रिश्ता भी जुड़ गया था, और वो रिश्ता आहिल का था। खूब रोकर दुआएं मांगकर उसका दिल कुछ हल्का हुआ था। आज मंतशा को एहसास हुआ था कि वो आहिल की मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुकी है। यूँ तो वो दिन में 5 वक्त अपने दोस्त उससे बातें करती थी और उसे लगता जैसे अल्लाह उसकी बातें सुनकर उसे जवाब भी देता है, पर अब एक इंसान था जिससे वो बातें करने लगी थी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे मंतशा की दीवानगी में इजाफा हो रहा था। अब तो वो बराह रास्त आहिल से बातें करने लगी थी। उसका ये तसव्वुर इस कदर मजबूत था कि वो आहिल से बातें करती तो लगता जैसे वो उसके पास बैठा उसकी बातें सुन रहा है। फजर को कभी ये मोहब्बत यकतरफा लगी ही नहीं थी। अब वो अकेली नहीं रहती थी। आहिल का एहसास हरदम उसके पास रहता था। मीरब मंतशा की वजह से काफ़ी परेशान थी। वजह उसकी उदास आंखें थी, जिन्हें देखकर लगता था कि वो कभी भी किसी भी वक्त छलक जाएंगी। न वो ठीक से सोती थी और ना ही खाने पीने का उसे होश था। मीरब को लगा शायद वो अपने घर की वजह से परेशान है। छोटी चच्ची की नरम मिजाज थी, पर बड़ी चच्ची की कभी उनसे और ईमान आपी से नहीं बनी थी। दादी को तो वो लगती ही बुरी थी, इसलिए वो अपने घर में कैद होकर रहती थी। अगर किसी का मूड किसी और पर खफा होता तो उसका गुबार मंतशा पर निकलता था। ईमान आपी की निस्बत तय हो चुकी थी और माह शवाल में उनकी शादी मुतवक्का थी। ईमान का रिश्ता छोटी चच्ची के रिश्तेदारों में हुआ था। दादी जल्द अज जल्द ईमान की शादी कराना चाहती थी। वजह बड़ी चच्ची थी, जिन्होंने अपने नखट्टू और नालायक भाई के लिए ईमान का रिश्ता मांगा था। उनके ख्याल में बिन माँ बाप के बच्ची है, कौन पूछेगा, पर ईमान में तो दादी की जान थी। बहू को ऐसी ऐसी सुनाई कि दोबारा उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ कहने की।
बड़ी चची का नाम मलीहा था, पर मलाहत उन्हें छूकर भी नहीं गुजरी थी। उनको ईमान से अजीब सी नफरत थी। उनके भाई ईमान को पसंद करने लगे थे, जो किसी भी लिहाज से ईमान का लायक नहीं थे। शक्ल न अक्ल, ऊपर से कोई काम काज भी नहीं करते थे, मैट्रिक फेल थे। इस रिश्ते की छोटी चची ने भी मुखालफत की थी। नतीजा उनसे भी बड़ी चची की ठन चुकी थी। बस उस रोज़ के झगड़े से तंग आकर छोटी चची की तरफ से आने वाले एक माकूल रिश्ते को देखकर दादी ने हाँ कर दी थी। जुनैद एमए इंग्लिश था और अपना बिजनेस था, देखने में भी माकूल इंसान। वो अपने बेटे के लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे और यूं उनकी नज़र इंतखाब ईमान पर आई। छोटी चची की तो तवस्त से रिश्ता तय हो गया और ईमान की मंगनी हो गई। दादी जल्द अज जल्द ईमान की शादी करना चाहती थी, पर अरसलान के इम्तिहान थे। वो डल मैथ के साथ साथ एमएससी कर रहा था और हर वक्त किताबों में डूबा रहता था। उसके इम्तहानात के मुनासबत से तारीख रखी गई थी, पर मंतशा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वह सबसे अलग हो चुकी थी। कम नींद और कम खुराकी से उसे किसी बीमारी के न होने के बावजूद मरीज़ा बना दिया था। हर वक्त उसकी आंखें उदास और मतोरम रहती थी। वो तो गनीमत था कि किसी की उस पर तवज्जो ही नहीं होती थी। बस एक मीरब थी जिसे उसकी वजह से परेशान रहती थी। उसे लगता था मंतशा घर में तनाव की वजह से परेशान है, पर कहीं ना कहीं उसे लगता था जैसे वजह कुछ और भी है। वो चाहती थी मंतशा खुद ही उसे बताए, क्योंकि वो जानती थी उसके पूछने पर वो उसे कभी भी कुछ नहीं बताएगी। रामेश तैमूर विला के हालात से बाखबर था और मंतशा की गिरती हुई सेहत उसे परेशान कर रही थी। उसे मौका नहीं मिल रहा था वो मंतशा से बात करे। आज इतने दिन बाद उसे लॉन में बैठे देखकर वो सीधा उसकी तरफ आया। हेलो मंतशा, कैसी हैं आप? दिखाई तो दे रही हूँ कैसी हूँ, वो ज़बरदस्ती मुस्कुराए। रामेश उसके पास बैठ चुका था। अपनी सेहत का ख्याल रखें, मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रहा हूँ कि आप ठीक नहीं हैं। इंसान अपना ख्याल खुद रखता है तो वो ठीक रहता है, कोई किसी का ख्याल नहीं रखता है। जी मैं ठीक हूँ, आपको वहम हुआ है, मंतशा ने कहा। आप ठीक नहीं हैं, मैं कह तो रहा हूँ आपकी सेहत गिर रही है। रामेश ने अपनी बात पर जोर दिया तो वो चौंक कर उसे देखने लगी। मैंने जो कहा ठीक हूँ तो मतलब ठीक हूँ, आपको या किसी और को मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पार्ट लहजे में कहती वो वहाँ से उठ गई और रामेश फोन भेज कर रह गया। जाने वो क्यों अपने साथ ऐसा कर रही थी, यह सवाल रामेश को परेशान कर रहा था। मंतशा इम्तिहान पास कर चुकी थी और इस दौरान बहुत कुछ बदल चुका था। मीरब की मंगनी अपने कज़न से तय हो चुकी थी और आहिल के आने में काफ़ी वक्त था। ईमान आपी की शादी हो चुकी थी और अरसलान इम्तिहान के बाद आगे एडमिशन लेने की तैयारियों में था। ईमान अपने घर में खुश थी। ईमान की शादी के बाद तैमूर विला में झगड़ा तूल पकड़ चुका था, जिसके नतीजे में बड़ी चच्ची ने अलहदा घर का मुतालबा किया था। बड़े चचा भी उसके साथ थे। दादी भी यही सोचे बैठी थी कि उन्होंने जायदाद को 3 हिस्सों में तकसीम करने का ऐलान किया। दादी की इस बात पर मंतशा ने पहली बार खुलकर कहा, 3 क्यों, फुप्पो का हिस्सा भी होना चाहिए। उसका इतना कहना था जैसे क़यामत आ गई। बड़े चचा तो ऐसे गज़बनाक हुए कि जैसे उसने कोई खिलाफ इस्लाम कोई बात कर दी हो। मंतशा को एहसास हुआ कि जिस माशरे में वो ज़िंदा है वहाँ मज़हब से रस्म और रिवाज ज़्यादा मजबूत हैं और शायद उनकी अहमियत एक जान से ज़्यादा कीमती है। उसे पहली बार लगा आहिल को नादस्ता इनकार करना ही उसके हक़ में अच्छा था। मंतशा की तबीयत अब मुकम्मल रहने लगी थी। अब तो छोटी चच्ची भी उसकी वजह से परेशान थी। कई बार उसे पूछ चुकी थी वो पढ़ाई के दबाव का कहकर बात टाल देती थी, पर मीरब की बर्दाश्त अब जवाब देने लगी थी। फिर एक दिन कॉलेज के लॉन में बैठे हुए मीरब ने उससे साफ पूछा, मंतशा क्या बात है, तुम परेशान रहती हो, क्या हुआ है तुम्हें? मीरब की बात सुनकर मंतशा की आंखें जो कम से रोने को बेचैन थी छलक उठी और वो हल्की सी आवाज़ में बस इतना ही कह सकी, मीरब, आहिल। मीरब तो जैसे सख्ते में आ गई थी। उसे यूँ लगा जैसे किसी ने उसके सर पर बम फोड़ दिया हो। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी हद दर्जा हसास दोस्त इतने अरसे से उसकी भाई की मोहब्बत में गिरफ्तार है, वो भी यकतरफा। मंतशा बोले जा रही थी, पर मीरब के कानों में उसके भाई का वतन छोड़ने से पहले वाला जुमला सुनाई दे रहा था, कौन मंतशा? मंतशा ने मीरब का कंधा पकड़कर हिलाया तो जैसे वो होश में आई। अच्छा चलो इस पर फिर बात करते हैं, ये जगह मुनासिब नहीं, मीरब ने जैसे खुद को तसल्ली देने के लिए कहा था। आहिल लंदन से आकर मज़ीद आगे तालीम जारी रखने की तैयारी में था। लंदन में भी वो बस पढ़ाई का होकर रह गया था। न इतने दोस्त बने, न वो उस माहौल में एडजस्ट हो पाया। उसके दिमाग में दादी और माँ की ये बातें थी कि वो बस वहाँ पढ़ना है और कुछ नहीं। वैसे भी वो अपने घर के मामलात में संजीदा किस्म का जवान था, जो गैर ज़रूरी चीज़ों पर पढ़कर अपना वक्त बर्बाद नहीं करता था। लंदन यूनिवर्सिटी से उसने फ़र्स्ट क्लास डिग्री ली थी और वहाँ उसे हमेशा घर की याद सताती थी। कभी कभी मंतशा है इनकार को सोचकर उसके दिल में एक हुक सी उठती थी, पर वो खुद कलामी करता था कि उसने मुझे मिट्टी समझकर इनकार किया था, अब मैं उसे आसमान में सितारा बनकर चमकता दिखाई दूंगा। अपनी उस खुद कलामी पर उसे अपने अंदर ये बात ज़रूर सुनाई देती थी कि आहिल ये मोहब्बत तो नहीं, ये तो ज़िद है।
पर जवाबन उसे कभी उस पर शर्मिंदगी नहीं हुई। उसे फ़ख्र था कि उसने मंतशा के इनकार को अपनी कमज़ोरी नहीं बल्कि कामयाबी का ज़ीना बनाया था। मंतशा उसे ठुकराकर यकीनन पछताएगी, पर वो कभी नहीं पछताएगा। लंदन से वापसी पर एक बड़ी कंपनी में जॉब उसकी इंतज़ार थी। वो अपनी ज़िंदगी में अब काफ़ी हद तक पुरसकून था। वो नहीं जानता था कि कोई उसके हिज्र में चलकर राख हो रहा है। मंतशा यूनिवर्सिटी से आज अकेली ही निकली थी। उसके ड्राइवर को बड़ी चच्ची ने अपने काम से भेज दिया था और उसे कॉल करके बता दिया था कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घर आ जाए। मंतशा को दुख हुआ, पर असल दुख उसे अपने बाप के रवैये पर था, जो उसे यूँ भूल चुके थे जैसे वो उनकी बेटी ही नहीं थी। बस स्टॉप पर वो अपनी सोचों में गलता खड़ी थी जब फैज़ी वहाँ अपने लफंगो दोस्तों के साथ आता दिखाई दिया। बस स्टॉप खाली था। कैसी हो जाने मन, कब तक नज़रअंदाज करोगे मुझे? सीटी बजाते हुए उसने कहा। मंतशा ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया। बस लेट आएगी, क्यों ना साथ चलो, कुछ वक्त हमारे साथ भी गुजारो। वो उसके सामने आ खड़ा हुआ था। बाकी उसके दोस्त दूर खड़े हंस रहे थे। दफ़ा हो जाओ यहाँ से जलील इंसान, मंतशा ने गुस्से से कहा तो उसके चेहरे के नक्श बदले। ऐसी भी क्या बात है तुम में जो इतना अकड़ती हो, दिखाओ मुझे, उसने मंतशा के हिजाब पर हाथ डालते हुए कहा। मंतशा पीछे हटी। इस वक्त सब सोए हुए थे और रोड खाली था। उसके दोस्त भी अब वहाँ आ चुके थे। प्लीज़ मुझे जाने दो, मंतशा खौफ से रूहानसी हो रही थी। ऐसे कैसे जाने दें, तुम्हारी अकड़ तो ख़त्म करनी ही होगी ताकि तुम्हें पता चले फैज़ी से पंगा लेना कैसे कहते हैं। वो खबासे से मुस्कुराया। अचानक ही सड़क पर एक बाइक की गर्राहट उभरी। एक बाइक वहाँ आकर रुकी। वो बाइक वाला नीचे उतर आया था। सर पर हेलमेट होने की वजह से उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ से चलते बनो, फैज़ी के एक दोस्त उसकी तरफ बढ़ा। अगले ही लम्हे उस बाइक सवार ने सर से हेलमेट उतारकर घुमाकर फैज़ी के दोस्त के मुंह पर मारा। वो रामिश था। मंतशा ने उसकी आंखों में सुर्खी की लहरों को देखा। उस लड़की से दूर रहो, वो घुराया। उसकी आवाज़ में इस कदर संगीनगी थी कि फैज़ी के चेहरे का रंग बदला। वो मंतशा की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़ा। वो उसके साथ खींचती चली गई। बाइक के पास जाकर रामिश रुका और फिर वापस पलटा। दोबारा इस लड़की के आसपास भी मुझे तुम लोग दिखाई दिए तो तुम्हारी जान ले लूँगा, इसे धमकी मत समझना। मंतशा को अपने पीछे बैठाकर वो वहाँ से निकल आया। कुछ आगे जाकर उसने बाइक रोकी और उसकी तरफ मुड़ा। तुम ठीक तो हो? मंतशा शॉक्ड से निकल आई थी। अगले ही लम्हे वो रोने लगी। अरे अरे सब ठीक है, रोइए मत तुम। वो बौखला गया, पर वो उसकी बात सुने बगैर मुसलसल रोई जा रही थी। रामेश ने कुछ देर उसे चुप कराने की कोशिश की, फिर खामोशी से बाइक तैमूर विला के तरफ जाने वाली सड़क पर डाल दी। उसकी आंसू देखकर रामेश का दिल कर रहा था उन लड़कों को भी अभी जाकर शूट कर दे। मीरब ने आहिल के वापसी की खबर मंतशा से छुपा रखी थी और उसको समझ नहीं आ रही थी क्या करे। आहिल ट्रेनिंग पर इस्लामाबाद जा चुका था और मीरब चाह कर भी उससे मंतशा के बारे में कोई बात नहीं कर सकी थी। उसे आहिल के रवैया समझ नहीं आ रहा था और मंतशा की हर लम्हा बेचैनी भी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जिस दिन मंतशा ने उसे आहिल का बताया था उसी दिन वो लंदन से पाकिस्तान के लिए निकला था। उसके कानों में भाई का बस एक जुमला हमेशा गूंजता था कि कौन मंतशा, यानी आहिल ने उसे बस पसंद किया था और इनकार पर उसे भुला दिया था। मंतशा 2-3 बार ही आहिल के सामने आई थी और कभी उनकी आपस में कोई बात नहीं हुई थी। फिर मंतशा को आहिल से इतनी शदीद मोहब्बत कैसे होगी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जितना वो इस मामले पर सोच रही थी उतना परेशान हो रही थी। उसे अपने भाई की ज़िद और अनाका भी पता था। भाई के इस्लामाबाद से लौटते ही वो उससे बात करेगी। मीरब इस फैसले पर पहुंचकर मुतमईन हुई थी। मंतशा बाइक से उतरकर अंदर भाग गई थी। रामेश तवील सांस लेकर वापस जाने के लिए पलटा तो उसे दादी की आवाज़ सुनाई दी। सुनो रामेश। वो पलटा। दादी लॉन में खड़ी थी। रामेश की नज़र पहले उन पर नहीं गई थी। सलाम दादी जान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ उसे, और ये तुम्हारे साथ क्यों आई और रो क्यों रही है, वो पूछ रही थी। एक लम्हे को रामेश का दिल किया वो कुछ न बताए, पर फिर ये सोचकर उस तरह मंतशा और उसका किरदार मशकूक हो सकता है सारी बात बता दी। वो उसकी बातें सुनकर सोच में खो गई। रामेश कुछ देर उनके बोलने का इंतज़ार करता रहा, फिर बोला, मैं जाऊँ दादो? हाँ हाँ तुम जाओ, वो चौंकी और सर हिलाते हुए बोली। रामेश ने उन्हें सलाम किया और खामोशी से बाइक पर बैठकर बाहर निकल गया। बड़ी बेगम की पेशानी पर शिकनों का जाल फैल चुका था। बड़ी चच्ची ने पैंतरा बदला था। उन्होंने अब मंतशा का रिश्ता मांगा था और बड़े चचा को भी अपने साथ मिला लिया था। इस बार उन्होंने पक्का दाव खेला था। अपने शौहर से उन्होंने कहलवा दिया था कि अगर ये रिश्ता ना हुआ तो वो कभी भी तैमूर विला में नहीं आएगी। बड़ी बेगम को मंतशा से कुछ लेना देना नहीं था, इसलिए इस बार उन्होंने कुछ खास रद्द-ए-अमल नहीं दिया। बड़ी चच्ची ने उनसे कहा कि एक ही लड़का है, उनके हाथ तले रहेगा। बड़ी बेगम ने तैमूर हमदानी से बात की। उन्होंने कहा, आप जैसा मुनासिब समझें। वैसे भी तैमूर हमदानी को बिज़नेस से फुर्सत कम मिलती थी और घर के ऐसे फैसले बड़ी बेगम खुद ही करती थी। ईमान अपने शौहर के साथ दुबई जा चुकी थी। छोटी चची ने एक बार फिर उस फैसले से इख्तलाफ किया, पर बड़ी बेगम के तेवर देखकर चुप रह गई। मंतशा को जब उस रिश्ते का इल्म हुआ तो पहले तो उसे यकीन ही नहीं आया था, पर वो जानती थी वो किसी के लिए इतनी अहमियत नहीं रखती इतना सोचा जाए। इसलिए वो समझ चुकी थी कि उस सूली पर जल्दी ही उसे टांग दिया जाएगा। उसे अपने बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था।
उसके मुकद्दर को खुदा लिखते वक्त जाने किस बात पर बरहम था कि उसके नसीब में सवाए आंसुओं के और कुछ भी नहीं लिखा। मंतशा मीरब से मिलने आज उसके घर आई थी और मीरब की अम्मी ने हमेशा की तरह उसे गले लगाकर बहुत सारी दुआएं दी थी। अब वो मीरब के पास उसके कमरे में बैठी थी। अब मुझे शुरू से सारी बात कि कैसे तुम्हें भाई से इतनी मोहब्बत हुई, मीरब ने पूछा तो मंतशा सोच में पड़ गई। फिर कुछ देर बोलने के बाद बोली, मैं नहीं जानती ऐसा कब हुआ। जिस दिन तुम आहिल की बात करके गई थी और मैंने इनकार कर दिया था, उस दिन के बाद मैं हमेशा से उसे सोचने लगी थी। अरसलान की शादी पर खुद को देखकर मुझे लगा शायद मुझे कोई भी पसंद कर सकता है। वक्त गुजरने के साथ आहिल का एहसास मुझे शदीद तर होने लगा। मैंने गलती कर दी थी मीरब, बहुत बड़ी। मंतशा सिसकी तो मीरब ने उसे दिलासा दिया, ऐसी बात नहीं, वो तुम्हारा हक था। हर गुजरते दिन मुझे आहिल की मोहब्बत में मज़ीद गहरा डबो गया। मैं ये बात किसी से भी करने से डरती थी, सवाए अपने दोस्त अल्लाह से। मैंने सजदों में आहिल को मांगा और उसकी रोई। मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्या हुआ है। तब से मुझे आहिल की मोहब्बत दिमाग की तरह खाई जा रही थी। मैं ये बात कभी भी आहिल से नहीं कह सकूँगी। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और उसके लिए धीरे धीरे मर रही हूँ। आहिल मेरे दिल के साथ दिमाग पर भी हावी हो चुका है। शायद सबकी बेरुखी के बाद आहिल की मोहब्बत ही थी जो मुझे मिली, और एक बदकिस्मत लड़की के लिए ये बहुत कीमती चीज़ थी। जब भी आहिल की याद आती है मेरी आंखें नम हो जाती हैं। मीरब को याद आया, एक बार वो उससे मिलने गई तो वो सो रही थी और तब उसने देखा था सोते हुए भी मंतशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। मीरब, तुम मेरे लिए आहिल से बात करोगी क्या? प्लीज़ इनकार के करना। मंतशा की बात कर मीरब सोच में पड़ गई। वो उसे कैसे बताती कि आहिल उसके इनकार के बाद उसे 2 दिन में ही भूल चुका था, पर वो ये बात समझ चुकी थी मंतशा के दिल में आहिल की मोहब्बत दीवानगी की हद तक शदीद है। अगर उसे मुनासिब तरीके से आहिल का नहीं बताया गया तो मंतशा पागल हो जाएगी, पर उस पर कुछ सोचूंगी। मंतशा उसका शुक्रिया अदा करके चली गई, पर मीरब को बुरी तरह परेशान कर गई। वो गाँव के घर के सहन में बैठा सोचों में खोया हुआ था। जो बात दिल में है वो कह दो बेटे, जब से शहर गए हो किसी गहरी सोच में गुम रहते हो। माँ की आवाज़ में सोचों से निकला। ऐसा नहीं है माँ, रामेश ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ तो है जो तुम खोए खोए से रहते हो हर वक्त। ऐसी कौन सी बात है जो तुम माँ को नहीं बता सकते? जब भी गाँव आते हो मैं इसी तरह तुम्हें देखती हूँ। अरे आप भी ना, बस जॉब और आगे स्टडी के बारे में सोच रहा हूँ, रामेश ने कहा। माँ की निगाहें औलाद की सोचों को भी समझती हैं पुत्र। जो बात है कह दो मुझसे ना सही किसी और से कह दो। कुछ बातें वक्त पर ना की जाएं तो उम्र भर अंदर ही अंदर डसती रहती हैं। माँ की बात पर उसने मुस्कुराने पर ही इत्तफा किया। वो कुछ देर उसके पास बैठी इधर उधर की बातें करती रही, फिर घर के कामों में मशगूल हो गई। रामेश सोच रहा था उम्र भर पछताने से बेहतर है कि मंतशा से बात कर ली जाए। अपनी उस सोच पर वह मुस्कुराया और आंखें बंद कर लेट गया। इस बार शहर जाते ही उसे बता दूंगा, उसने खुद कलामी की। आहिल ट्रेनिंग से वापस आ चुका था। खूबरू वो पहले ही था, पर अब बाहर की आबोहवा और कामयाबी ने उसे मज़ीद वजीह बना दिया था। बेहतरीन तालीम और आला जॉब पाकर उसका दिमाग हवाओं में था। मीरब किचन में रात का खाना बनाते हुए सोच रही थी कि भाई से किस तरह बात करे कि उसके सामने मंतशा की सुबकी भी ना हो। वो अपनी सोचों में गुम थी जब आहिल किचन में दाखिल हुआ और उसके सर पर मोहब्बत से चप्पल रसीद की। मीरब यकटक अपने भाई को देखने लगी, जैसे वहाँ कुछ ढूंढ रही हो, लेकिन वो भला की खुद एतमादी के सिवा उसे कुछ ना मिला तो उसने निगाहें झुका ली। आहिल ने कुछ देर बाद खुद ही पूछा, वो तुम्हारे दोस्त की शादी हो गई होगी अब तक? फिर खुद ही बोला, शुक्र मुझे अक्ल आ गई, वरना उस सड़ियल के साथ उम्र गुजारनी पड़ जाती मुझे। अपनी बात पर उसने कहका लगाया। मीरब को समझ नहीं आ रही थी किस पर अफसोस करे, भाई पर या अपने दोस्त पर। मीरब ने फैसला कर लिया था इस बारे में वो आहिल से अब बात नहीं करेगी, क्योंकि कुछ पूछे बिना ही उसे आहिल का जवाब पता चल गया था। आज सुबह से मंतशा मीरब का दिल बार बार कॉल कर चुकी, पर किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। अभी भी वो फ़ोन कान से लगाए हुए थी, बेल जा रही थी। जब वो फ़ोन रखने वाली थी दूसरी तरफ से फ़ोन उठा लिया गया, पर जिस हस्ती ने फ़ोन उठाया उससे बात करने के लिए बड़ी हिम्मत की ज़रूरत थी। वो कॉल भी बंद भी नहीं कर सकती थी और सलाम कर चुकी थी। आहिल को अंदाज़ा हो चुका था दूसरी तरफ कौन है। उसने बेतकल्लुफ़ी से वालेकुम अस्सलाम किया और हालचाल पूछा। मंतशा की जान में जान आई कि आहिल के दिल में गुबार नहीं उसके बारे में। उसने आहिल से हालचाल पूछा और फिर हिम्मत करके ये भी पूछ लिया कि जॉब कैसी जा रही है और ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। आहिल ने कहा, ये तो शुरुआत है, सब अच्छा जा रहा है, इंशाअल्लाह आपको हर चीज़ से अल्लाह नवाजेगा। मैंने आपके लिए दुआएं जो इतनी की हैं। अगले ही पल उसे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। आहिल सारी बात समझ चुका था। काफ़ी देर खामोश रही। मंतशा फ़ोन रखने ही वाली थी कि आहिल बोला, मंतशा मेरी सुनिए। मंतशा को उसके लहजे की कतियत से खौफ आया और साथ ही अपना इनकार करना भी। वो न चाहते हुए भी फ़ोन बंद नहीं कर सकी थी। जी मैं सुन रही। उसके मुंह से मुश्किल यही अल्फाज निकले थे, मुझे एक लड़की पसंद है, मायरा उसका नाम है, जल्द उससे मंगनी कर रहा हूँ। उससे आगे के अल्फाज मंतशा नहीं सुन सकी थी। उसे लगा जैसे अभी उसका दिल बंद हो जाएगा। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था। आहिल बहुत मुबारक हो आपको, उसने कामती आवाज़ में कहा। आहिल ने उसकी आवाज़ में आंसुओं को महसूस कर लिया था, तभी वो बोला,
अब मुझे अच्छी लगी थी और मैंने मुनासिब तरीके से पैगाम भी दिया था, जिसे आपने रद्द कर दिया। ज़ाहिर है जो आपको मुनासिब लगा आपने वो किया। अब जो मुझे मुनासिब लगेगा मैं वो करूँगा। मंतशा ने फ़ैसला कर लिया, वो दिल की बात। अब मुझे अच्छी लगी थी और मैंने मुनासिब तरीके से पैगाम भी दिया, जिसे आपने रद्द कर दिया था। ज़ाहिर है जो आपको मुनासिब लगा वो आपने किया। अब जो मुझे मुनासिब लगेगा वो मैं करूँगा। मंतशा ने फ़ैसला कर लिया, वो दिल की बात कह दे उसलिए बोली, आहिल मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और बहुत ज़्यादा करती हूँ। उस वक्त मैं समझी नहीं, मेरे अंदर एतमाद की कमी थी, पर वक्त गुजरने के साथ एहसास हुआ कि मेरा वजूद आपसे है। मंतशा ने उम्मीद भरे लहजे में कहा, पर आहिल ने जैसे कुछ सुना ही नहीं था, इसलिए बड़े नॉर्मल अंदाज में बोला, बच्चों जैसी बातें ना करें आप, मुझे अब मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। फजर चंद लम्हे के लिए सुन सी होगी, फिर बोली, मेरा आप पर इतना हक़ है कि आपके लिए दुआ तो कर सकती हूँ, वो मैं करती रहूँगी। बाकी कभी आपको शायद फ़ख्र हो कि आपने मुझे पसंद किया था और फिर ठुकराया था, पर मेरा दोस्त मुझे कभी नहीं ठुकराएगा। फजर ने कॉल काट दी, वही गिर कर रोने लगी। आहिल ने मायरा का बम मीरब के सर पर फोड़ दिया था और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो ये बात मंतशा से कैसे कहेगी। वो मंतशा को मिलने आई थी और उसके पास बैठी बातें कर रही थी। मायरा कैसी है? मीरब क्या वो खूबसूरत है, मुझसे ज़्यादा है? मंतशा ने अचानक मीरब से पूछा। वो नज़रें चुरा गई। बताओ ना। मीरब की आंखें नम हुई और उसने मंतशा को गले लगा दिया। कोई लड़की तुम जैसी नहीं हो सकती मंतशा। पर मंतशा बेहिस बनी रही। मीरब ने उसकी आंखों में देखा जो बिल्कुल खुश्क और खाली थी। मीरब को उसकी आंखों से आज बहुत खौफ आया। इस कदर खाली आंखें उसने कभी भी नहीं देखी थी। मीरब ने मंतशा से माफ़ी मांगी। उसने आहिल की वापसी का उसे नहीं बताया, वो चाहती थी उसे दुख ना हो, पर मंतशा ने यह कहकर उसे चुप करा दिया कि आहिल जो गया था वो वापस नहीं आया। मीरब के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस खामोशी से मंतशा को देखती रही। उसे आहिल पर अफसोस हो रहा था कि उसने मंतशा जैसी लड़की को खो दिया जो उससे बेतहाशा प्यार करती थी। रात को मंतशा की तबीयत ख़राब हुई और बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने जहनी दबाव का बताया था। छोटी चच्ची उसके पास बैठी हुई थी। मंतशा बेहोशी में भी आहिल का नाम ले रही थी। अब उन पर सारी बात खुल चुकी थी। उन्हें इतने अरसे से फजर की गिरती हुई सेहत और दीवानगी जैसी इबादत और लंबी लंबी दुआओं का असल वजह आज पता चली थी। उन्हें फजर पर दुख हो रहा था। इतना अरसा वो अंदर ही अंदर किसी की मोहब्बत से मर रही है, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। पर अब उन्होंने सोच लिया था कि मंतशा के ठीक होते ही वो उसे साथ लेकर खुद आहिल के घर जाएंगी और सारी बात करेंगी, चाहे उन्हें कुछ भी करना हो। मंतशा को ठीक हुए कुछ दिन गुजर चुके थे। वो अपने कमरे में लेट गई जब छोटी चच्ची वहाँ दाखिल हुई। सुना मीरब की कॉल आई है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें वहाँ बुलाया है, मैं भी साथ चलती हूँ। मंतशा हड़बड़ाकर उठी। चलें चच्ची। अचानक उसे जैसे कोई ख्याल आया तो बोली, पर वहाँ क्या? जल्दी करो, आहिल भी घर पर नहीं है। मंतशा ने शुक्र किया और उनके साथ बाहर गाड़ी में आकर बैठ गई। ड्राइवर को मीरब के घर का पता था। रास्ते में चच्ची ने रुककर फ्रूट खरीदा। कुछ देर में वो मीरब के घर दाखिल हुए। सेहन में ही मीरब बैठी हुई थी और साथ आहिल भी, जिसके दरवाजे की तरफ पीटती। चच्ची ने सलाम किया तो सब ने जवाब दिया। अचानक आहिल ने मुड़कर उन्हें देखा। मंतशा के कदम जहाँ थे वहीं रुक गए थे। उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। मरी मरी सी आवाज़ में उसने चच्ची को पुकारा और वो मंतशा का चेहरा देखकर डर गई। वो बिल्कुल सर्द हो चुकी थी। अचानक उसके कदम लड़खड़ाए तो चच्ची ने उसे संभाला। आपने मुझसे आहिल और मीरब के बारे में झूठ बोला? चच्ची ने उसकी बात पर नजरें चुरा ली। मंतशा ने आंखें बंद कर ली और दिल में बोली, खुदा तो पहले भी मुझे शर्मिंदगी से बचाता रहा है, आज भी बचा ले या मुझे मार दे। मौत मांगना गुनाह कबीरा है। कोई उसके अंदर बोला तो उसने आंखें खोल दी। वो किसी हद तक संभल चुकी थी। आहिल ने दोस्त से मिलने का बहाना करके वहाँ से जाना चाहा तो चच्ची ने उसे रोक दिया। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आहिल को मामला संगीन लगा। वो सब अंदर टैंक रूम में आ चुके थे। देखिए आहिल, मंतशा आपसे पागलों की तरह मोहब्बत करती है। अगर आप उससे दूर रहे तो ये मर जाएगी। चच्ची ने कहना शुरू किया तो मीरब तड़प उठी। ऐसा तो ना कहें आप। मैं ये बात बता चुका हूँ कि मैं अब उससे मोहब्बत नहीं करता हूँ। मीरब ने भाई को तासुब से देखा। चच्ची को उससे इतनी बेहिसी की उम्मीद नहीं थी। मंतशा की आंखों में आंसुओं का सैलाब आ रहा था, पर वो आहिल के सामने रोना नहीं चाहती थी। उसे लगा जैसे वो आज उसके दर पर मोहब्बत की भीख मांगने आई है। ये एक दिन ज़िंदगी का सवाल है आहिल। चच्ची ने उसे समझाने की कोशिश की तो वो खड़ा हो गया और दो टोक अंदाज में बोला, मंतशा मुझसे मोहब्बत करती है या नहीं, ये उसका ज़ाती मामला है। वो मज़ीद कुछ कहता पर मीरब की चीख उन सबको दहला दिया था। मंतशा भी होश हो चुकी थी। चच्ची उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। मीरब भागकर पानी लेकर आई और फजर के मुंह पर छिड़कने लगी। आहिल कमरे से निकलकर जा चुका था। चच्ची की आंखों में आंसू आ चुके थे और मीरब भी आहिस्ता आहिस्ता रोई जा रही थी। असर की अजानें हो रही थी जब मंतशा और चच्ची वापस तैमूर विला में दाखिल हुए। मंतशा ने सारे रास्ते कोई बात नहीं की थी। चच्ची भी खामोश थी। मंतशा ने वज़ू किया और असर की नमाज़ के लिए खड़ी हुई। नमाज अदा करके वो वहीं जाए नमाज़ पर लेट गई। आज वो खुद को बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी। चच्ची ने उससे खाने के लिए पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। शाम तक वो जाए नमाज़ पर बैठी रही और दृश्य पढ़ती रही। ईशा की नमाज़ अदा करके वो सोने के लिए लेट गई।
दुरूद शरीफ पढ़ते हुए कब सोई उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। तहज्जुद के वक्त उसकी आंखें खुली। उसने बहुत खूबसूरत ख्वाब देखा था। उसने ख्वाब में देखा कि वो हरम पाक के अंदर मुकाम इब्राहिम के पास खड़ी है और किसी को ढूंढ रही है। उस दौरान उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ की सिमत देखती है तो उसे वहाँ अपनी माँ खड़ी दिखाई देती है, जो खुशकुन आवाज़ में उसे अपनी तरफ बुला रही होती हैं। मंतशा कुछ देर ख्वाब के मुतालिक सोचती रही, फिर उठी और वज़ू करके नवाफिल अदा किए। उसके जहन में आहल की बातें थी, तो उसके लिए मंतशा का होना ना होना बराबर था। फजर की अजानें शुरू हो चुकी थी। उसने उठने की कोशिश की। उसका जिस्म बहुत भारी सा महसूस हो रहा था। नमाज की नीयत बांधकर वो खड़ी हुई, पर उससे ज़्यादा देर खड़ा ना रहा गया और वह सजदे में गिर चुकी थी। छोटी चच्ची रात देर तक मंतशा के बारे में सोचती रही थी। उनका दिल किया था कि आज वो मंतशा के साथ सोएं, पर फिर ये ख्याल करके रह गई कि वो अकेली ही हकीकत का सामना करके उस सैराब से निकल आए तो अच्छा होगा। अभी उनकी आंख खुली तो फजर का वक्त गुजर चुका था। वो कमरे से निकली और मंतशा को देखने उसके कमरे की तरफ आई। दरवाज़ा खुला था और मंतशा नमाज अदा कर रहे थे। वो मुतमईन होकर लौट आई और वज़ू करके कज़ा नमाज अदा की। फिर मंतशा के लिए ढेर सारी दुआएं की। फिर उठी और मंतशा को आवाज़ दी, पर कोई जवाब नहीं आया। अब तो इश्तराक का वक्त भी ख़त्म हो चुका था। उन्होंने कमरे में झांका तो मंतशा उसी तरह सजदे में थी। उन्होंने उसे आवाज़ दी, पर मंतशा ने जैसे सुना ही नहीं था। उन्हें किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। उन्हें याद आया कि कल भी वो बेहोश हो गई थी। वो तेज़ी से उसकी तरफ आई और उसके कंधे को हिलाया। वो एक तरफ गिरती चली गई। चची ने चीख मारी। कुछ देर में सब वहाँ जमा हो चुके थे। अरसलान डॉक्टर को लेकर जल्दी आया, पर देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, माफ़ कीजिएगा, यह करीबन फजर के वक्त शायद इनकी मौत हुई है। मंतशा की मैयत तैमूर बिला के सहन में पड़ी थी। मीराब और छोटी चची बेतहाशा रो रहे थे। ईमान भी आ चुकी थी और आहल भी वहीं मौजूद था। असब की आंखों में उसके लिए आंसू थे। तैमूर हमदानी जैसे पत्थर के हो चुके थे। आज मंतशा के लिए सबके दिलों में एहसास था, मोहब्बत थी। वो सबकी बेहिसी और नफरतों का जहर पीते पीते थक चुकी थी। अब उसकी हिम्मत नहीं रही थी, इसलिए उसके दोस्त ने उसे अपने पास बुला लिया था। उसकी माँ के पास, अपने पास। उसकी ज़िंदगी का सफ़र फजर की नमाज से लेकर फजर की नमाज तक ही मुख्तसर था, पर उसके लिए बहुत तकलीफ दे और जहर भरा सफ़र था। अब वो उस सफ़र पर रवाना हो चुकी थी जिस पर उसे कभी दुख या नफ़रत न मिलती। कोई उसे हकारत से देखता, कोई भी उसे ज़ख्मी न करता। रामेश मंतशा की कब्र पर भीगी हुई आंखों के साथ खड़ा कह रहा था, मुझे माफ़ करना कि मैंने आने में देर कर दी। मैं तुम्हें उन नफ़रतों से बचा ना सका जिन्होंने तुम्हारी जान ले ली। तुम्हारी ज़िंदगी जितनी भी थी दुख भरी थी, पर अब तुम इत्मीनान से लंबी नींद सो चुकी हो, वहाँ जा चुकी हो जहाँ से कोई भी लौट कर वापस नहीं आता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ये बात तुमसे कह ना पाया। खुदा तुम्हारी कब्र में वो सुकून नाजिल करे जिसलिए तुम हमेशा तरसती रही। उसके आंसू कब्र पर गिर रहे थे। फ़िज़ा सोगवार हो रही थी। मंतशा का सफ़र तो ख़त्म हो चुका था, पर उस जैसे न जाने कितनी लड़कियां बेटी होने का खराज अदा करते हुए पल पल अपनों की नफ़रत का शिकार होकर मरती थीं। यह कोई नहीं जानता था और ना कोई समझता था। शायद इस माशरे में मौत ही वो वाहिद रास्ता था जिस पर चलकर हम ज़िंदगी के दुखों से निजात पा सकते हैं। नॉवल सुनकर अपनी कीमती राय हमें कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दिया करें और बताया करें कि आपको कैसा लगा है।